हाँ डन, चेक करो आप भी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट से सभी बच्चे चेक करेंगे। इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन, इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन। फटाफट से आ जाओ सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। शोभा, केशव, मितेश, ओम प्रकाश, फ्यूचर, जानवी, दिशा, जतिन, राहुल, पंचाल, अनया, चिराग, प्रियांशु, कार्तिकेय, हर्षित, धनराज, सिमरन, लवली, रौनक, आरिफ, शुभम। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सही बच्चों का स्वागत है हमारी आज की सुबह की क्लास में ऑफ सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। एंड मैं उम्मीद करूंगा आप सही बच्चे एकदम बढ़िया मजे में तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से करोगे। मैं बताया तो मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज फ्रॉम द टेक टीम, क्योंकि एक टेक का इशू हो गया था, वो क्लास कनेक्ट नहीं हो रही थी किसी वजह से। सो सारी की सारी टीम मेरे साथ लगी हुई थी कि वो क्लास जो है वो कैसे हो जाए कनेक्ट जो है। एंड उसी की वजह से आज की आप लोगों की जो क्लास है वो थोड़ी सी लेट हो गई। विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे काव्या बेटा, मे गॉड ब्लेस यू। एंड आप जो है अपना आज का दिन जो है आने वाला समय आपका बहुत ही जबरदस्त रहे बेटा। चलिए जी। तो आज का लिए मैं आप लोगों से अपॉलोजीज मांगूंगा क्योंकि जो है जूही का भी बर्थडे है। सो जूही को भी विशिंग वेरी हैप्पी बर्थडे, अगर जूही का भी जन्मदिन आज है तो। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। कल आप लोगों के साथ बेटा क्लास एकदम से ही स्टॉप हो गई थी, कल भी जाते वक्त जो है। तो मैं आपको होमवर्क नहीं दे पाया था, तो नो वरीज एट ऑल। अभी के लिए हम फटाफट से आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम लोगों ने ध्यान से मेरी बातों को जरा सुनते जाइएगा। हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर बेटा कर रहे हैं 4। हमें आज उसी को कंप्लीट करना है। तो अभी हम थोड़ा सा लेट भी हो चुके हैं, सो डोंट वरी एट ऑल। हाँ जी। पता नहीं क्या बोला है अंकित सर ने, मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोला अंकित सर ने। चलो, तुम भाई साहब अलग लेवल के लोग हो। हाँ जी। कुछ भी कोई टीचर बोलता है तो तुम सुन के आ जाते हो और फिर तुम बोलते हो "ओह, ये बोला वो बोला"। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास, लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। आज बेटा हम एएस नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, हम इस स्टैंडर्ड को शुरू करने जा रहे हैं, इसकी डिस्कशन को, इसके बचे हुए क्वेश्चंस और जो टाइप्स ऑफ वेराइटी है वो हमें डिस्कस करनी है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं अगला स्टैंडर्ड शुरू नहीं कराऊंगा, मतलब जितने में ये हो जाएगा हम उतने में कर लेंगे, ठीक है ना। नाउ मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, मेरी बात को। बेटा स्टैंडर्ड जो है उसका नाम है कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना। स्टैंडर्ड दो चीजों को कवर करता है, एक कंटिजेंसीज को और एक इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट को। बट मैंने आप लोगों को एक चीज छोटी सी बताई थी कि कंटिजेंसीज को लेके बेटा एक अलग से काउंटिंग स्टैंडर्ड है जो बहुत डिटेल में उसके बारे में बात करता है, जो कि है कंटिजेंसी प्रोविजन, कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट, जो हम अगला एएस करेंगे, दैट विल बी एएस नंबर 29। वो हम कल करेंगे शुरू अपने पास। तो एएस नंबर 4 जो है वो आईसीए ने क्लेरिफिकेशन इस चीज को लेके थे, एएस 4 विल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू कंटिजेंसी रिलेटेड टू एसेट। तो कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी कंडीशन या सिचुएशन जिसका आउटकम जो है वो फायदा, फेवरेबल, अनफेवरेबल हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन दी अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ सर्टेन अनफ्यूचर, आपके पास अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, मतलब कुछ कल को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके होने या ना होने पे ही फायदा नुकसान होगा। तो इसके बेस पे उसने बोला कि जैसे हमने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है, अगर वो रिमोट चांस है, मतलब 2-4% ही चांस है, तो उस केस में कोई प्रोविजन नहीं बनानी, ठीक है ना। मैंने आप लोगों के साथ में एग्जाम्पल भी लिया था पूरे का पूरा समझाने के लिए। अगर वो प्रोबेबल है, मतलब 50% से ज्यादा चांसेस होती है, तो वो कहता है प्रोविजन बना दीजिए, और अगर उससे कम है, वो अदर आ रहा है, रीजनेबल केस आ रहा है, तो उस केस में आपको प्रोविजन नहीं बनानी, बट आप उसका डिस्क्लोजर दे देंगे। वो इतनी सी बात बोलता है, ये इतनी सी चीज है। और गेन की जो बात होती है उसको लेके हम एएस 29 में भी सीखेंगे कि वो तो सिंपल बात बोलता है कि गेन तो उम्मीद पे रिकॉर्ड करने की बात ही नहीं होती, वो तो जब होता है हम तभी रिकॉर्ड करते हैं। नुकसान तो फिर भी हम बोल रहे हैं उम्मीद पे रिकॉर्ड कर लीजिए भाई, 50% ज्यादा चांस है तो नुकसान रिकॉर्ड कर लो। पर 50% ज्यादा वाली बात को लेके हमारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे आप सारे, हम एएस 29 में करेंगे। ये स्टैंडर्ड का जो मेन पर्सपेक्टिव है वो है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट को लेके। व्हाट इज इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट? बेटा वो कहता है साल खत्म होने के बाद
साल खत्म होने के बाद से लेके जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव नहीं हो जाती, तब तक जो भी घटनाएं हो रही है उस दौरान में, तब तक जो भी घटनाएं हो रही है उस दौरान में हम उन्हें बोलते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कब से कब तक के बीच में बेटा? साल खत्म होने से लेके जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव नहीं हो जाती, उसे हम क्या बोलते हैं? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट। वो ये स्टैंडर्ड कवर करता है। अब वो कहता है ये जो घटनाएं इस दौरान में हो रही है इन्हें हमने दो हिस्सों में बांटा, एक होती है एडजस्टिंग इवेंट, एक होती है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नाम से पता चल रहा है एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है? एडजस्टिंग का मतलब होता है जिसका इफेक्ट हमने लेना है। कहां लेना है इफेक्ट? कहता है जो 31 मार्च की बैलेंस शीट बनी थी ना, उसी में इफेक्ट ले लेना। पर इफेक्ट किसका लेना है? जो घटना साल खत्म होने के बाद हुई उसका इफेक्ट 31 मार्च में ले लो। मतलब कुछ ऐसी घटना हुई कि हम उसकी एंट्री का इफेक्ट ले लेंगे 31 मार्च में और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 31 मार्च को ही ठीक कर देंगे एक प्रकार से। तो वो एडजस्टिंग है। पर वो कब बनेगी? कहते हैं दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले कोई एक कंडीशन एग्जिस्ट करी होनी चाहिए बैलेंस शीट डेट पे, मतलब कोई सिग्निफिकेंट, कोई इंपॉर्टेंट, कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट पे। लेट से जैसे हमने कहा था डेटर को गुड्स बेचे और हमें ऐसा लग रहा है कि वो पैसे नहीं देगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो कोई ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है। कोई प्रॉपर्टी बेचने की बात करी थी तो उसमें सिर्फ नेगोशिएशंस की बात नहीं, इन द सेंस उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल हो गया। हमने कुछ नेगोशिएशंस की बातें बोलेगा वो नहीं कवर होगा, हमने बोला कुछ एग्रीमेंट टू सेल वगैरह हो चुका है, तो वो ऐसी चीज है। कोई कोर्ट में केस है वो चालू हो चुका है, कोर्ट में केस है वो चालू हो चुका है। कल हमने ऐसे सिनेरियो क्वेश्चंस की बात करी थी, तो कोर्ट में केस लग चुका है। तो कुछ कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही है पहले से, और बाद में जाके उसका क्या मिला? बीच में एडिशनल एविडेंस मिला। बाद में क्या मिला? एडिशनल एविडेंस मिला जिसने उस चीज को कंफर्म कर दिया। तो अगर एग्रीमेंट टू सेल था तो रजिस्ट्री हो गई, कोर्ट में केस चल रहा था तो डिसीजन आ गया, बैड डेट की उम्मीद लग रही थी वो एक्चुअली बैड डेट हो गया। तो अगर कुछ एडिशनल एविडेंस मिल गया, चोरी होने की आशंका थी, चोरी की डिटेक्शन हो गई, तो उस केस के अंदर में आपने क्या करना है? उसका इफेक्ट ले लेना है। उसका इफेक्ट ले लेना है तो उसकी एंट्री डाल देनी है। तो आपने 31 मार्च को ठीक कर देना है, 31 मार्च को ठीक कर देना, एंट्री का इफेक्ट ले लेना है। अब उससे चाहे फायदा है चाहे नुकसान है, स्टैंडर्ड ये नहीं कहता कि सिर्फ फेवरेबल चीजों को, वो कहता है अगर अनफेवरेबल है तो भी आपने करना है। तो हमने 4-5 क्वेश्चंस वैरायटी के करे थे, मैंने वो सारे आपके इसी में रिवाइज करा दिए। तो कुछ कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही थी और बाद में एडिशनल एविडेंस मिला तो उसका हमने एंट्री डाल देनी है, हमने वो एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। हाउएवर जिसकी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जिसकी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी 31 मार्च को, तो उस केस में वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, वो नॉन एडजस्टिंग है। भाई सिर्फ नेगोशिएशन थी, बाद में आपने फाइनलाइजेशन करी कंडीशंस की, तो वो ऑटोमेटिकली हम नहीं करेंगे। तो यहां पर में वो कहता है कि नॉन एडजस्टिंग क्या है? जो एडजस्टिंग नहीं है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं लेना। नॉर्मल रूल क्या है कि उसका कोई भी इफेक्ट नहीं लेना है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं लेना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। पर ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है कि जिससे यूजर्स के डिसीजन पे फर्क पड़ सकता है, मटेरियल इंफॉर्मेशन है, तो उस केस में उसका डिस्क्लोजर दे देना है। कहां पे? रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट इज रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, वहां पे उसका डिस्क्लोजर दे देना। पर अगर वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। क्या है? सिग्निफिकेंट है, तो उसका आपने क्या देना है? डिस्क्लोजर देना है इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में। अब जाते जाते हम एक पॉइंट पे थे जो मैंने समझा दिया था, पर उसके क्वेश्चन पे नहीं आ पाए थे अभी हम। दैट इज एक एक्सेप्शन। जनरल रूल क्या है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट की कोई एंट्री नहीं लेनी, मतलब वो एडजस्टिंग नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं लेना नॉन एडजस्टिंग का। पर वो कहता है कि अगर कोई ऐसी घटना हुई जो बाय डेफिनेशन तो नॉन एडजस्टिंग है, जैसे कि हमने बोला अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, उसकी वजह से आपको इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया कि जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न की अजम्पशन ही, अब गोइंग कंसर्न की जो अजम्पशन है उसी पे अब एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह आ गया कि अब वो वैलिड है कि नहीं है। तो अगर गोइंग कंसर्न की अजम्पशन ही हिट हो गई कि शायद अब बिजनेस ही बंद करना पड़ जाएगा, तो कहता है कि एडजस्टिंग मान लेना। तो उसे एडजस्टिंग कंसीडर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे ऑन लिक्विडेशन बेसिस, एनआरवी पे बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो बाय डेफिनेशन नॉन एडजस्टिंग है, पर फिर भी उसे एडजस्टिंग कंसीडर कर लेना अगर गोइंग कंसर्न की अजम्पशन वैलिड
नहीं है। ये हमें स्टैंडर्ड ने बात बोली है, तो ऐसा कुछ हुआ। पर अगर गोइंग कंसर्न के असम्पशन फिर भी वैलिड है, फिर कोई लफड़ा ही नहीं है, फिर तो वो नॉन एडजस्टिंग ही है, फिर तो वो नॉन एडजस्टिंग ही है। तो ये मैंने आपको बात बताई थी ये अंडरलाइन कर दिया था। इसमें पैरा नंबर कौन सा है बेटा पूरे स्टैंडर्ड में? एएस 4, 4 दूनी 8, एएस 4, 4 दूनी 8, तो पैरा नंबर 8, पैरा नंबर 8। तो यहां पर मैं उसने क्या चीज बोली, बोला था एसेट लायबिलिटीज को एडजस्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे बाय नॉट फॉलोइंग द अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है ना? तो अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेगी? लिक्विडेशन बेसिस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी लिक्विडेशन बेसिस पे। ये आपके पास बताया गया था। चुन्नू बेटा रियली अपॉलॉजीज, आपके अगर डाउट रह गए थे, आई थिंक वो आपने बहुत सारे डाले थे, तो मैंने शायद ये बोला था लास्ट में टेकअप करूंगा। आप देख लेना बेटा, उसमें से आपके काफी सारे तो बच्चों के द्वारा हो गए होंगे, एक बार चेक कर लेना। मैंने जो सेशन में कवर किए थे बहुत सारे हो गए होंगे कवर, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ना हुआ हो, कि कहीं ना कहीं कॉमन हो जाते हैं। जो आपके बचे रह गए बेटा प्लीज लिख लेना, मैं अगली बार डाउट सेशन जैसे होगा या किसी लेक्चर के लास्ट में टाइम मिलता है तो मैं उस समय आपके पास टेकअप कर लूंगा। ठीक है ना? हाँ जी सर, चोरी बिफोर बैलेंस शीट डेट हुई और पता बाद में चला तो क्या? हाँ तो उसको करना है ना, हमने क्या था, चोरी हुई और उसका डिटेक्शन हो गया था, तो हमने उस केस के अंदर में क्या बोला था, उसको एडजस्टिंग मान लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 था क्लास का, ये वही तो था ना, चोरी हुई और उसका डिटेक्शन हुआ था तो हो गया था, तो उसको हम इफेक्ट ले लेंगे, वो एडजस्टिंग हो गया क्योंकि चोरी हो गई है, सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, बाद में एडिशनल एविडेंस मिल गया। चलो जी, मैंने थर्ड क्वेश्चन भी करा दिया था और कुछ आगे भी कराया था, अभी फोर्थ कराने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे मेरे साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? कहता है एक अर्थक्वेक ने डिस्ट्रॉय किया एक मेजर वेयरहाउस पीक्यूआर लिमिटेड का। कहता है अर्थक्वेक की वजह से हमारी कंपनी का मेजर वेयरहाउस डिस्ट्रॉय हो गया 30 अप्रैल को, साल खत्म होने के बाद। अकाउंटिंग ईयर तो खत्म हो गया था 31 मार्च को। कहता है अकाउंट्स का अप्रूवल कब हुआ? 30 जून को। ठीक है जी, जो लॉस है वो उम्मीद है ऑलमोस्ट कितना नुकसान हुआ? मैं 25 लाख का। कहते हैं बताओ क्या ये लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, और ये लॉस को कैसे डिस्क्लोज करेंगे? बताओ जी, एडजस्टिंग की नॉन एडजस्टिंग? भाई हमें क्या पता, बाय डेफिनेशन तो नॉन एडजस्टिंग है, बट अब इस नुकसान की वजह से बिजनेस ही ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कि बिजनेस अभी भी चलता रहेगा? ये बताया नहीं क्वेश्चन ने। तो ऐसे केस में दोनों एजम्पशन लिख दो भैया, ऐसे केस में दोनों एजम्पशन लिख दीजिए। ठीक है ना? ऐसे केस में दोनों एजम्पशन लिख दीजिए। तो सिंपल सी बात समझिए, सिंपल सी बात समझिए, हमारे पास में बेटा ध्यान से सुनेंगे, वो कहता है पैरा 8 कहता है एडजस्टमेंट एसेट लायबिलिटीज की हम नहीं करते उन इवेंट्स की जो बाद में होती है, अगर वो रिलेट नहीं करते टू द कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट। तो डिस्ट्रक्शन का कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ये बाय डेफिनेशन तो नॉन एग्जिस्टिंग है, हमने नॉन एग्जिस्टिंग लिखा। देयर इज नो सिचुएशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट। 31 मार्च को कोई अर्थक्वेक की कंडीशन थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना? हॉवेवर स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर कुछ अनयूजुअल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, तो वो इंडिकेट करते हैं नीड टू कंसिडर द यूज ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption ऑफ गोइंग कंसर्न। तो हमें गोइंग कंसर्न के assumption को चेक करना पड़ेगा कि वो वैलिड है कि नहीं है। तो दो केस बना दिए, केस 1 assumption नॉट वैलिड, केस 1 assumption नॉट वैलिड। तो अगर assumption वैलिड नहीं है तो आपके पास में क्या बनेंगे, वो क्या बन जाएगा, एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा, और किताबों को बनाना पड़ेगा बेटा किस पे, लिक्विडेशन बेसिस पे। किताबों को बनाना पड़ेगा बेटा किस में, लिक्विडेशन बेसिस पे। ठीक है ना? तो यहां पर में हमने दोनों एजम्पशन लिखने की बात कर ली। आपने वन साइडेड लिखना है, वन साइडेड आंसर लिख दो एक ही एजम्पशन को लेके, यहां पे दोनों लिख दिए, हार्डली मैटर्स आपके पास। ठीक है? तो एडजस्टिंग इवेंट हो गया, किताबों को बनेगा, और हम अपना साथ में डिस्क्लोजर भी दे देंगे नोट्स में कि क्योंकि मेजर फायर हुई थी वेयर हाउस में, जिसकी वजह से इम्पॉसिबल है अब दोबारा से बिजनेस शुरू करना, तो हमने किताबों को लिक्विडेशन बेसिस पे बनाया। तो ये केस 1 हो गया। कौन सा हो गया? केस 1 हो गया, कि हमने जब माना कि अब बिजनेस बंद हो जाएगा, भाई मेजर वेयर हाउस लिखा है, और मेरे को लगता है नहीं नहीं मैं बिजनेस बंद नहीं होने दूंगा, फिर से खड़ा रखूंगा। ठीक है ना? तो उस केस के अंदर में हाँ वो अर्थक्वेक है, वो फायर की जगह वर्ड अर्थक्वेक कर दीजिए, वो अर्थक्वेक लिख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? द फैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक टुगेदर विद एस्टिमेटेड लॉस को हम क्या कर देंगे, डिस्क्लोजर दे देंगे रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ताकि यूजर्स प्रॉपर इवैल्यूएशन डिसीजन कर
तो एजम्पशन अगर हमारे पास में अभी भी वैलिड है तो हम सिर्फ क्या देके छोड़ देंगे, डिस्क्लोजर, क्योंकि तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट तो है। देखो भाई ये तो लग ही रहा है कि सिग्निफिकेंट है, बिजनेस चलता रहेगा तो हमने माना कि कंसीडरिंग कि सिग्निफिकेंट है तो डिस्क्लोजर देके छोड़ देंगे। पर ये नॉन एडजस्टिंग है, तो पहले केस में क्या हो जाएगा, एडजस्टिंग। अगर एजम्पशन अभी भी वैलिड है तो नॉन एडजस्टिंग, एजम्पशन अभी भी वैलिड है तो नॉन एडजस्टिंग। आई थिंक सो अब इसमें डाउट नहीं होगा। तो मैंने आपको आपको दिख जाएगा कि दोनों के दोनों ही आंसर्स बन जाते हैं। आपको मेन है पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि किस केस में क्या हमें स्टैंडर्ड कहता है, जो हमने बड़े आराम से समझा और उसी को यहाँ पे मैंने आपको सामने अप्लाई भी करा दिया। फिफ्थ पे मैं बाद में आता हूँ। सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ तक हमारे हो गए थे, मैं 10 से चल रहा हूँ अभी आगे। 10 से मेरे साथ सही बच्चे देखेंगे, 10 से सही बच्चे मेरे साथ देखेंगे। कहता है एफ लिमिटेड ने फाइनलाइज करी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 की। ठीक है ना, तो ध्यान से मेरी बात को समझ से जाएंगे। उसने ये बोला कि एफ लिमिटेड ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेटा क्या किया, फाइनलाइज करा 31 मार्च 20 को, और अप्रूवल कब किया अप्रूविंग अथॉरिटी ने, 30 जून को। तो 30 जून को जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करी जा रही है। कहता है मेजर फायर ब्रोक आउट इन द नाइट ऑन 31 मई डिस्ट्रॉइंग फैक्ट्री प्रीमिसेस, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एस्टिमेटेड टू बी 25 लाख। तो बिल्कुल वही केस आ गया कि उसने बोला कि आग लगी आपके पास में 31 मई को, साल खत्म होने के बाद, और हमें लॉस हो रहा है कितने का, 25 लाख का। तो यहाँ पे बेटा आंसर जो है, इवेंट इज अ नॉन रजिस्टिंग इवेंट, आग लगी एंड डज नॉट रिलेट टू कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। हाउएवर सिग्निफिकेंट लग रहा है तो डिस्क्लोजर दे देंगे। बट इस केस में बेटा ये जो आंसर दिया गया है ये किस बेस पे दिया हुआ है, एज्यूमिंग, आपने दोनों लिखने हैं, आप दोनों लिख सकते हो, हार्डली 2 लाइनें लगती है बेटा। ये किस बेस पे लिखा गया है, एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड। एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज वैलिड, ये इस बेस पे बना है। बट अगर आप इसे ये मानेंगे, अगर आप इसे ये मानेंगे कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन नॉट वैलिड, कि जो आग लगने की वजह से शायद बिजनेस ही बंद हो जाएगा, तो एडजस्टिंग बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एडजस्टिंग बन जाएगा। ठीक है ना, तो आप, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, आपको कोई समय नहीं लगेगा कि आप दोनों केसेस लिख दो। कोई 2 लाइनें लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, 2 लाइनें लिखने में फर्क नहीं। आगे कुछ केसेस आएंगे जहां ना वो ये लिखेगा कि आग लगी या कुछ हुआ और इंश्योरेंस वालों से पैसे मिल जाएंगे, वो लिखेगा ये बात, तो वहां तो फिर नॉन एडजस्टिंग है भाई, इंश्योरेंस से पैसे मिल जाएगा तो बिजनेस कहां से बंद हो जाएगा। अब यहां ना वो ये बात नहीं बताता कि इंश्योरेंस से पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अब मुझे नहीं पता बिजनेस ही बंद होगा कि नहीं होगा। तो जब वो सिर्फ इतना सा लिख रहा है, मैं आपको रिकमेंड करता हूं एग्जाम में क्यों आपने किसी प्रकार का रिस्क लेना, अगर क्वेश्चन बनता है तो आप अपने पास दोनों केस लिख दीजिए ना यार, आप दोनों लिख दो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट वैलिड, बात खत्म, नो रिस्क, नो रिस्क, हम दोनों लिख देंगे। ठीक है ना, अगला, नेगोशिएशंस विद अनदर कंपनी स्टार्टेड इन अप्रैल, 2 यूनिट्स को एक्वायर करने के लिए जिसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी 50 लाख। तो ये तो नेगोशिएशन ही बाद में शुरू हो रही है, तो ऑटोमेटिकली बेटा क्या है, हम तो सिर्फ उनकी बात करते हैं जो अक्कर हो रहे बैलेंस शीट डेट और डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड। तो यहाँ पे तो बेटा हम इसमें यही मान रहे कि ऑब्वियसली बाद में हुआ तो नो एडजस्टमेंट आ गया, नो एडजस्टमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटीज, तो नॉन एडजस्टिंग है। ठीक है ना, एंड कंसिडरिंग की सिग्निफिकेंट है तो आप डिस्क्लोजर दे सकते हो बस। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो सिंपल सी बात है, आप क्या, डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएगा, डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएगा, सिंपल। तो नॉन एडजस्टिंग है, इसमें तो शुरू ही बाद में हुआ है, शुरू ही बाद में हुआ है। और तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हुआ 3 महीने में, 2 महीने में, जिससे एसेट्स रिड्यूस हो गए 20 लाख से 30 लाख से। तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हो सकता है भाई, डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो रहा है, पर ये कब हुआ, बाद में हुआ ना, ये तो बाद में हो रहा है, 1 साल खत्म होने के बाद हो रहा है, तो इसका मैंने क्या करना है। ठीक है ना, आपके पास में फॉरेन एक्सचेंज का जो लॉस है वो बाद में हो रहा है, उसका 31 मार्च से कोई लेना देना तो है ही नहीं।
31 मार्च को कोई कंडीशन थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में ऑटोमेटिकली क्या है, ये भी नॉन रजिस्टिंग है। क्या है बेटा, नॉन रजिस्टिंग है, बाद में ही तो हो रहा है, इट्स अ नॉन रजिस्टिंग इवेंट, क्योंकि ये बाद वाला ही तो बात हो रही है। डज नॉट रिलेट टू कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो, तो अमाउंट ऑफ लॉस मटेरियल लगता है और सिग्निफिकेंट लगता है कि जिसका डिस्क्लोजर दे सकते हो, तो नॉन रजिस्टिंग है। और ऑटोमेटिकली क्या दे सकते हैं आप, डिस्क्लोजर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसीडरिंग कि सिग्निफिकेंट है। मतलब अब ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ये भी अल्टीमेटली क्या है कि ध्यान से मेरी बात, वो भी एक मैनेजमेंट की कॉल हो जाती है, समझ रहे? अथर बेटा वो तो ऑब्वियस है, देखो आप जब वो तो जीसीए पे एजम्पशन वैलिड है नहीं है, तो अगर एजम्पशन आपकी वैलिड अभी भी है तो आप सिग्निफिकेंट तो होते हैं, तो आप डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। और नहीं है फिर तो आपने एडजस्टिंग बना के तो किताबें ही वो कर दी ना बेटा, किताबें ही चेंज कर दी, किताबें चेंज कर दी, फिर तो नॉर्मल अपनी तरफ से डिस्क्लोजर नोट्स में लिख के छोड़ दोगे ना कि हमने किताबें ऐसे बनाई है। अब वो तो यूजर्स को बताओगे ना हमने किताबें बनाई है और ऐसे क्यों बनाई है, तो वो तो एडजस्टिंग ही बन गया, ठीक है ना। ये बेटा वो तो हम सिग्निफिकेंट है इसलिए हम अपने पास में दे रहे हैं कि चाहे नेगोशिएशन चालू हुई, हम बताना चाहते हैं यूजर्स को। आपको लगता है कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो आप ये लिख दो कि नॉन एडजस्टिंग और डिस्क्लोजर भी नहीं देंगे, हम बोलते हैं कि डिस्क्लोजर भी नहीं देंगे, ठीक है ना। चलो, वो तो बाद में ही रहे ना, उसी की बात हो रही है। चलो जी, अगला केस है, क्वेश्चन कह रहा विद रेफरेंस टू AS4, वो कह रहा है बताओ फॉलोइंग इवेंट्स को क्या माना जा रहा है, कॉन्टिजेंसीज, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग, अगर कंपनी का साल अप्रैल टू मार्च है। तो अप्रैल टू मार्च है तो उसके हिसाब से हमने बताना है, ये 5 केसेस अब दे रहा है। देखो मैं हमेशा मानता हूं कि पेपर के अंदर रादर देन इंडिविजुअल केस आने की, आजकल इंस्टीट्यूट ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया है रिसेंट पिछले 2-3 अटेम्प्टों में, अब 2-3 साल में, कि वो केसेस ज्यादा पूछ लेता है। इससे आप लोगों की जो प्रोबेबिलिटी है टू गेट मोर मार्क्स बिकम्स हायर। द रीजन इज, एक तो वो एक केस नहीं है कि एक ही केस है जिसके 5 नंबर का क्वेश्चन बना दिया या 4 नंबर का बना दिया। अब वो 4 या 5 केसेस है तो एक एक नंबर का एक एक केस है, तो आपको सिर्फ टू द पॉइंट लिखना है कि वो क्या चीज है। ऐसे केसेस में हम जो डेफिनेशंस वगैरह होती है वो हम एक ही बार क्वेश्चन में लिख देते हैं और फिर सीधा यही बताते हैं कि वो क्या है। तो उस केस में क्या होता है, फट्टे मारने की लोड नहीं है, हमें ये नहीं पता सोचना पड़ता कि भाई हम अंग्रेजी कहाँ से बनाए, क्योंकि यहाँ पे तो सीधा बताना है क्या है, सीधा कंक्लूजन, क्योंकि केसेस है ना ऐसे आने। हमेशा दुआ करो कि केसेस ज्यादा वाला क्वेश्चन आ जाए, इससे क्या होता है कि कहानी नहीं पानी पड़ती, ठीक है ना। सबसे पहला, मेजर फायर डैमेज करी एसेट्स को 5 अप्रैल को, 5 दिन बाद साल के, तो आग लगी बेटा साल खत्म होने के 5 दिन के बाद, एसेट्स पर पूरे इंश्योर्ड है और बुक्स अभी तक अप्रूव नहीं करी है। तो यहां देखो बेटा, अब लिख दिया एसेट्स इंश्योर्ड है, तो अब इस केस में ना 2 केस बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप समझ पा रहे हैं। अब इस केस में आपको 2 केसेस बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस हुई भी है। तो उस केस के अंदर में मैं अपने पास में सिंपल बोल सकता हूं कि लॉस टोटली इंश्योर्ड है, तो आपके पास में ये नॉन एडजस्टिंग ही बन रहा है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है ना। तो नॉन एडजस्टिंग हो गया। अगर मेरे को ये ना बताता इंश्योर्ड है कि नहीं है, फिर मैं 2 केसेस बनाता, फिर मैं 2 केसेस बनाता, भाई गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड नहीं है, तो मैं 2 केसेस बनाता। अब तो मेरा सिंपल है, नॉन एडजस्टिंग सीधा ही हो गया। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखी है, वो डेफिनेशंस लिखी है स्टैंडर्ड की, कि वो डेफिनेशंस क्या है, ठीक है ना। अगला, A suit against the company's advertisement was filed by a party on 10 अप्रैल, 10 दिन after the year end, claiming damage of 20 लाख। प्रजापति बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, अगर आपका नुकसान हो रहा है और इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्लेम पॉलिसी करा रखी थी और उनसे पैसे मिल जाएंगे, तो क्या बिजनेस बंद होगा कि अब नहीं होगा? बेटा थोड़ा तो दिमाग लगाओगे कि बिल्कुल ही बंद कर दोगे? बेटा आपके आग लग गई, नुकसान हो गया, सिर्फ इतना लिख रहा है, तो मेरे को नहीं पता उस नुकसान की वजह से बिजनेस शायद बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पर जब वो ये लिख रहा है कि तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे, अब भी बिजनेस बंद हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी। क्या चाहते हो जीवन में? ये तो ऑटोमेटिक हुआ ना बेटा। हाँ जी, प्लीज
मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट आस्क क्वेश्चंस ओनली फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। सेकंड केस में बेटा, कंपनी के अगेंस्ट में जो केस फाइल हो रहा है वो ही कब रहा है, साल खत्म होने के बाद। तो हम तो सिर्फ किससे रिलेट करते हैं, जो कंटीजेंसी बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है। जो कंटीजेंसी बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नॉन एग्जिस्टिंग है, तो हो ही बाद में रहा है, केस ही बाद में फाइल किया, केस ही बाद में फाइल किया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नॉन एग्जिस्टिंग हो गया। तो कंटीजेंसी इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू कंडीशन जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ तो केस ही कब फाइल हो रहा है, बाद में फाइल हो रहा है, तो कंटीजेंसी में आ ही नहीं रहा है, तो नॉन एग्जिस्टिंग है, ऑटोमेटिक नॉन एग्जिस्टिंग है। थर्ड केस, थोड़ा सा ध्यान से, बच्चे को कुछ अलग लगेगा, मैं कुछ अलग बोलूंगा, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने कल आपको वर्ड्स बोले थे, उन वर्ड्स का यहाँ पे रोल आ रहा है। वो कहता है इट सेंड्स अ प्रपोजल टू परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 30 लाख इन मार्च, बुक वैल्यू 20 लाख है, डीड की रजिस्ट्री कब हुई, 15 अप्रैल को। अब यहाँ पता है, मैंने आपको कल भी बोला था, बैलेंस शीट डेट पे कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए कंडीशन, और वो कंडीशन होनी चाहिए कि वो लगनी चाहिए कंडीशन एग्जिस्ट। अब यहाँ वर्ड में क्या है, ध्यान से देखो, हमने जो कल क्वेश्चन किया था वहां था एग्रीमेंट टू सेल पहले हो गया, रजिस्ट्री बाद में हो रही है, तो वो एडजस्टिंग है। यहां सिर्फ मेयर प्रपोजल है बेटा, एंड प्रपोजल मतलब एक नेगोशिएशन, एक जनरल अपनी तरफ से आपने भेजा है उनको प्रपोज, अभी इस चीज को लेके क्या कि तुम खरीदना चाहते हो, तो ये इट इज नॉट अ कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। वर्ड अगर एग्रीमेंट टू सेल लिखा था तो हमने बोलता, अगर एग्रीमेंट टू सेल लिखा होता मैं एडजस्टिंग बना देता, एग्रीमेंट टू सेल लिखा होता तो एडजस्टिंग बनाता। अब ये भी क्या हो गया, नॉट एडजस्टिंग, तो प्लीज इस पे ध्यान देंगे, ये हमने कल किया था, ठीक है ना। और ये आपके पास में अब हमारा कौन सा आ रहा है, हमारा प्रपोजल है सिर्फ, तो प्रपोजल दिया जा रहा है, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही हो रहा है, एज ओनली प्रपोजल वॉज सेंट, और कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था मार्च में, ठीक है ना। तो देर इज नो कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, तो ये क्या ही हुआ हमारे लिए, ये भी आपका नॉन एडजस्टिंग ही हुआ, ये भी क्या हुआ, नॉन एडजस्टिंग ही हुआ, ठीक है। अगला देखो, अब अगला जो कल किया था, ये कल वाले जो क्वेश्चंस किए थे ना हमने, उसके विपरीत आ रहे हैं। कल हमने किया था पहले एग्रीमेंट टू सेल हो गया साल खत्म होने से पहले, बाद में रजिस्ट्री हो रही है तो एडजस्टिंग। आज क्या, नहीं नहीं, प्रपोजल है बाद में हो रहा है, तो वो एडजस्टिंग नहीं हुआ। अच्छा, कल हमने किया था कि नेगोशिएशन हुई थी सिर्फ किसी बिजनेस को खरीदने की, नेगोशिएशन हुई थी और बाद में ही सारा कुछ फाइनलाइज हुआ, तो हमने कहा था वो नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि नेगोशिएशन हुई है, वो तो बातचीत चल रही है ना, और बाद में ही सारा कुछ फाइनलाइज हुआ था, तो वो नॉन एडजस्टिंग था। अब यहां देखो, यहां उसका उल्टा आ गया, उस वाले केस का उल्टा आ गया। कहते हैं टर्म्स कंडीशन जो थी एक्विजिशन की वो सारी फाइनलाइज हो गई थी मार्च तक, टर्म कंडीशन सब फाइनलाइज हो गया, सब कुछ फाइनलाइज हो गया मार्च तक, बट पैसा बस अरेंज हो रहा है अप्रैल में, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये एडजस्टिंग बन जाएगा, ये उसका विपरीत हो गया। ये कल जो केसेस किए थे उसके विपरीत केसेस है, बच्चा रट्टा मारता है। अच्छा, अगर किसी को बिजनेस को खरीदने वाले का पॉइंट दिखेगा तो उसे हम एडजस्टिंग बना देंगे या नॉन एडजस्टिंग बना, अरे पढ़ना भी तो पड़ेगा, वो क्या कह रहा है। कल जो लिखा था वो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा था, शायद वो 3 था शायद, कि नेगोशिएशन सिर्फ करी थी और बाद में फाइनलाइजेशन हुई थी, तो वो नॉन एडजस्टिंग बना था। यहाँ क्या, सब फाइनल हो गया है, सब फाइनल हो गया है, सिर्फ पैसा रेंज बाद में हो रहा है, तो एडजस्टिंग हो गया ना, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एडजस्टिंग हो गया, ठीक है ना। एज टर्म्स कंडीशंस फाइनलाइज हो गई थी, ठीक है ना, तो एडजस्टमेंट हम करेंगे एसेट लायबिलिटीज में, तो एडजस्टिंग हो गया। और लास्ट केस है, लास्ट केस है थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ 2 लाख बाय कैशियर ऑन 31 मार्च। चोरी तो हुई 31 मार्च को, बट डिटेक्ट कब हुई, नेक्स्ट डे आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव्ड। कहता है चोरी का जो पता चला वो कब पता चला, अप्रूवल से पहले कि अप्रूवल के बाद, सर अप्रूवल के बाद, अप्रूवल से पहले होता तो एडजस्टिंग बोल देता, अब क्या बोलूंगा। आधे बच्चों को ये इंग्लिश ही समझ नहीं आ रही, उन्हें दिख रहा है चोरी हो गई डिटेक्शन भी हो गया, अरे भाई ये तो देख लो डिटेक्शन कब हुआ है, रट्टे बाजो, सुबह सुबह कैसी हरकत करते हो। तो चोरी हो गई पता भी चल गया तो हमने बना दिया एडजस्टिंग, अरे ये तो देखो पता कब चला, पता कब चला है, अप्रूवल के बाद, कब तक के इवेंट्स लेने हैं, बैलेंस शीट डेट से लेके सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल तक। अब जिस दिन साइन कर दिया तब तक पता ही नहीं चला, हाँ
सबसे करेक्ट आंसर जो दिया है इसका वो दिया है अभी एक बच्चे ने दिया था ऊपर, आसिफ खान ने। जो इसका करेक्ट आंसर है वो पता है क्या है? जो इसका करेक्ट आंसर है वो पता है क्या है? आप ये नहीं बोलेंगे नॉन एडजस्टिंग, वैसे आंसर इंस्टीट्यूट नॉन एडजस्टिंग लिखता है, पर मैं बोलूंगा इट इज नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये इस स्टैंडर्ड के दायरे से बाहर है, ये इस स्टैंडर्ड के दायरे से बाहर है। इट इज नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मतलब ये तो स्टैंडर्ड ही नहीं कवर कर रहा है इसको। स्टैंडर्ड कवर किसको कर रहा था? सिर्फ अप्रूवल तक। ये स्टैंडर्ड के दायरे से बाहर है। अगर आप एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग बोलते हो तो वैसे गलत है वर्ड। इस केस में इंस्टीट्यूट नॉन एडजस्टिंग लिखता है, आप वर्ड बोल सकते हो नॉन एडजस्टिंग, पर मैं बोलूंगा नॉन एडजस्टिंग वर्ड यूज करना गलत बात है। हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड के दायरे से बाहर। यस, वो लिखता नॉन एडजस्टिंग है, वो लिखता नॉन एडजस्टिंग है, बट आइडियली होना क्या चाहिए इसका करेक्ट आंसर? इसका होना चाहिए नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ऑब्वियसली नॉट यार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव ना होती नॉन, बेटा वो अंग्रेजी शब्द है, आप नॉन वो। बेटा मुझे एक चीज बताओ, तुमने बैलेंस शीट अब साइन कर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, उसके बाद कुछ हो रहा है क्या? उससे पिछले साल की किताबें छेड़ोगे? अब होगी भैया साइन। ऐसा करो ना, 30 जून को साइन हुई, 5 जुलाई को कुछ हुआ, किताबें दोबारा खोल के बैठ जाओ, वो भी पिछले साल की। ऐसा करोगे? उसको क्यों देखोगे? अब तो उनको अगले साल ही लेंगे जो लेंगे भैया। डिस्क्लोजर क्या दे दोगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट बन नहीं गई होगी क्या जब साइन किया तो? सर हम तो ऐसा करेंगे, हम पिछले साल की 31 मार्च की बैलेंस शीट को फाइनल ही नहीं करेंगे। हम जो उस साल की बैलेंस शीट को फाइनल ही नहीं करेंगे। हम पता क्या बोलेंगे? अगले साल जब भी जो मर्जी होता जाए, हम उससे पिछले साल की बैलेंस शीट में ही चेंज करते जाएंगे, और पिछले साल की डायरेक्टर रिपोर्ट भी फाइनल नहीं करेंगे। अच्छा आज कुछ हो गया, चलो पिछले साल की को चेंज कर दो। अच्छा आज कुछ हो गया, पिछले साल की को चेंज कर दो। वो पिछले साल की बना रहे थे कि जग जीवन की बनाते चल रहे हो? महान बच्चे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने साइन कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट बन गई, वो कह रहे ना ना हम डिस्क्लोजर देंगे। कहां दोगे? जो बन गया उसमें दे दोगे। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना बेटा, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या सिखाएंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल तक कुछ ऐसा हुआ जिसका इफेक्ट लेना या नहीं लेना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल तक तो हम लेंगे या नहीं लेंगे, वो एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग है। पर जब आप ऑडिटिंग में जाएंगे, ऑडिटिंग में जाएंगे तो ऑडिटिंग का सब्जेक्ट आपको क्या दिखाएगा? ऑडिटिंग का सब्जेक्ट क्या सिखाएगा? वो सिखाएगा, वो कवर करेगा ऑडिटर की रिपोर्ट तक के इवेंट्स को, वो ऑडिटर की इवेंट रिपोर्ट तक को कवर करेगा, ठीक है ना। तो वो वहां तक कवर करता है, उसकी ऑब्वियसली बात बाद में आती है, वो बाद में होगा ना, डायरेक्टर करेंगे फिर ऑडिटर चेक करेगा। तो ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में देखोगे वो बोलेगा ऑडिटर की रिपोर्ट जब तक हो रही है तब तक अगर कोई घटना हुई तो वो वहां पे आप कवर करोगे ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में। एक बच्चा बार बार लिख रहा है, अगर अप्रूवल पहले पता चल जाता शिवांश बेटा तो ऑब्वियसली एडजस्टिंग बन जाता। कर तो चुके क्वेश्चन में हम। सेकंड क्वेश्चन, अगर चोरी पिछले साल हुई और पता चल गया अप्रूवल से पहले, वो चाहे एक दिन पहले पता चला चाहे सुबह पता चला, पहले पता चल गया तो वो एडजस्टिंग हो जाएगा ना बेटा। करा तो दिया बेटा क्वेश्चन, मतलब सेम चीज हम हर क्वेश्चन में चाहते हैं कि उस क्वेश्चन के अलावा के सारे केसेस भी डिस्कस कर दो। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर में अगर वो ये लिखता कि जो डिटेक्शन हुई है वो बिफोर हुई है, बिफोर हुई है, तो बेटा ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग बन जाता, एडजस्टिंग बन जाता, एडजस्टिंग, क्योंकि चोरी पहले हुई थी, डिटेक्शन भी हो गई तो एडजस्टिंग बन जाता।
कल क्वेश्चन नंबर 2 किया था क्लास में, ठीक है। और अगर चोरी ही बाद में हो रही है, साल खत्म होने के बाद, बीच में हुई चोरी, और वो सब्सटेंशियल है, सब्सटेंशियल है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, नॉट एडजस्टिंग में शायद उसका वो दे सकते थे डिस्क्लोजर, वो है। अब इस अननेसेसरी हमने केसेस पे केसेस कंफ्यूजन करते चलना है, कंफ्यूजन करते चलना है, कंफ्यूजन करते चलना है, हमें अंत नहीं है कंफ्यूजन का, जीवन में हमारे कंफ्यूजन भरी पड़ी है। हाँ जी, चलो 11 तक हो गया। हाँ सर, अब एक क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। दीपक बेटा, इसमें क्या कंफ्यूजन है? जो चीज अप्रूवल के बाद ही पता चल रही है, तो वो तो स्कोप के ही बाहर होगी ना, उसे आप नॉन एडजस्टिंग कह सकते हो, नॉन एडजस्टिंग कह सकते हो, पर वो तो दायरे से ही बाहर है। जो चीज बीच में हो रही है अप्रूवल से पहले, उसके दो हिस्से, या वो एडजस्टिंग है वो नॉन एडजस्टिंग है। हमने कंफ्यूजन करनी है हमारे जीवन में, कंफ्यूजन करते चलो, उसका कोई अंत ही नहीं है, हमारा पूरा जीवन ही कंफ्यूजन है। आप लोगों के सामने हमने पूरे का पूरा बनाया था। अब जो घटनाएं इस बीच में हो रही है, वही आपकी एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग है ना। जो इसके बाद ही हो रही है, वो तो ऑटोमेटिकली उस पे तो AS4 ही नहीं लग रहा ना, वो AS4 के दायरे में नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली नॉन एडजस्टिंग बोल दो, जो मर्जी वर्ड बोलते रहो। वैसे उस पे नॉन एडजस्टिंग वर्ड बोलना गलत है, वो इंस्टीट्यूट लिख देता है, वो तो बाद में हो रही है ना, 25 जून के मान लो बाद, तो उसका कोई डिस्क्लोजर नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं करेंगे भैया। दे लो तुम डिस्क्लोजर, रिपोर्ट बन चुकी है, तुम्हें डिस्क्लोजर देना है। आधे बच्चों को यह आफत हुई है कि जो इस समय होगा हम उसका भी डिस्क्लोजर दे देंगे सर, हम उसका भी इफेक्ट ले लेंगे सर। बेटा किताबें पिछले साल की है, ये फाइनल हो गई, साइन हो गई, रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर बन गया, तुम लगे पड़े हो इसको अभी भी डिस्क्लोज करो। पिछली किताबें फाइनल ना होने दो, तुम खोल के बैठ जाओ, अगले साल की सारी ट्रांजैक्शन भी पिछले साल में एंट्रियां डाल दो। क्यों बोलते हो कि पिछले साल का पीएनएल बना? बोलो ना, पीएनएल हमने तब तक बनाया जब तक मन चल रहा था। खोल लो तुम सारी किताबें, तुम बंद फाइनल ही ना होने दो किताबें, तुम्हारा बस चले। भैया जब किताबें फाइनल ही होगी, उसके बाद किस बात का तुम डिस्क्लोजर में लगे हुए हो? महान बच्चे हैं यार। शिवांश बेटा, पहले आउटसाइड स्कोप लिख देना और फिर बोलना नॉन एडजस्टिंग ऑटोमेटिकली, ठीक है। करेक्ट वर्ड यही है, नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। चलो भैया आगे बढ़ सकता हूं कि तुमने इसी पे लटके रहना है? अगला क्वेश्चन जनरल है, अगला क्वेश्चन जनरल है। वो है, नील लिमिटेड का कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई में, और वो अपने प्रोडक्ट बेचती है टू द स्टॉकिस्ट ऑल ओवर द इंडिया। कहता है 31 मार्च 20 को कंपनी रिकॉग्नाइज करना चाहती है रिसीट ऑफ चेक्स जिस पे डेट डली हुई है 31 मार्च या उससे पहले की, एज चेक इन हैंड बाय रिड्यूसिंग द ट्रेड रिसीवेबल। कुछ ये बात बोलता है कि हम ईयर एंड पे हम कुछ चेक की एंट्री डालना चाहते, हम एंट्री डालना चाहते चेक इन हैंड टू डेटर। तो ऑब्वियसली हमें चेक अगर मिल गए, उसने बोला हमें चेक्स पे डेट डली हुई है, चेक्स पे डेट डली हुई है 31 मार्च से उससे पहले की, तो हम एंट्री डालना चाहते हैं। चेक इन हैंड जो है उसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के तौर पे। कहता है सारे चेक्स प्रेजेंट कब हुए? अप्रैल में, और रिलाइज भी कब हुए? सेम महीने में इन द नॉर्मल कोर्स। मतलब हम अप्रैल में डिपॉजिट करा और अप्रैल में पैसा भी अकाउंट में आ गया। बताओ ये जो फॉलोइंग इवेंट से एडजस्टिंग है कि नहीं है, इनफैक्ट टू बी डिस्क्लोज विद रेफरेंस टू रिलेवेंट एएस। चेक कलेक्ट करे मार्केटिंग पर्सोनल ने फ्रॉम द स्टॉकिस्ट ऑन और बिफोर 31 मार्च। या एक और केस है, मेरा पहले ध्यान से बात सुन लेना, वो कहना क्या चाहते हैं और किस पॉइंट को कवर कर रहा है। बेटा एक नॉर्मल सी ना बात होती है कि जब हम किसी को सेल करते हैं,
जब हम किसी को सेल करते हैं। हमारा साल है अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। तो मैंने इस दौरान में सेल करी, मैं एंट्री का डालूंगा डेटेड टू सेल। अगर मुझे 31 मार्च तक पैसे रिसीव नहीं हुए तो बैलेंस शीट में मेरे डेटर दिखेंगे, ऑब्वियसली बैलेंस शीट में डेटर दिखेंगे, ठीक है ना। अब काफी बार क्या होता है, काफी बार क्या होता है, हमें ध्यान से सुनते जाना, हमें जो कस्टमर्स होते हैं जिनको हम बेचते हैं वो हमें चेक देते हैं। अब चेक में ना एक होता है चेक कब मिला, एक है चेक कब बैंक में डिपॉजिट कराया। तो हम ये बोलते हैं चेक जिस दिन मिला आप उसी दिन एंट्री डाल दीजिए। आप एंट्री बचपन में सीखते थे कि आप उस दिन एंट्री डाल सकते हो, चेक इन हैंड टू डेटर। इस एंट्री के डालने से क्या होगा, इस एंट्री के डालने से आपकी बेटर थोड़ी सी पोजीशन दिखेगी। पता है क्यों? वो क्या दिखेगी, क्योंकि आपके अब डेटर कम दिख रहे हैं बैलेंस शीट में। ये कम दिख रहा है कि पैसे लोगों से लेने हैं, मतलब अब जो पैसे ले रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो गई। और जो चेक इन हैंड है वो कहां दिखेगा बैलेंस शीट में? अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। और जब मैं एक्चुअली में डिपॉजिट कराता हूं बैंक में, तब मैं एंट्री डालूंगा ना बैंक टू चेक इन हैंड। तब मैं एंट्री डाल दूंगा बैंक टू चेक इन हैंड जब मैं डिपॉजिट कराऊंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, तब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया चेक इन, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखा। नो, इसमें भी लोग झोल झाल करते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरी किताबें ना सही दिखे ना। वो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, वो क्या करते हैं, वो अपने कस्टमर को बोलते हैं, कस्टमर को बोलते हैं ऐसा है तू ना यार एक काम कर, देख भैया जो चेक होता है, ये चेक होता है, इसके ऊपर यहां डेट लिखी होती है, वो बताता है किस दिन चेक इशू किया। तुम ऐसा करो जो डेट है ना वो 31 मार्च की या उससे पहले की डाल दो। झोल झाल को समझना, झोल झाल को। तुम डेट ना 31 मार्च है उससे पहले की दिखा दो, क्योंकि चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 90 दिन की होती है। मतलब चेक में जो डेट डली हुई है, चेक में जो डेट डली हुई है वो डेट से लेके अगले 90 दिन तक मैं कभी भी जाके बैंक में चेक डिपॉजिट कर सकता हूं, बैंक में मेरे पैसे आ जाएंगे बकायदा कि उसके अकाउंट में पैसे है, सिग्नेचर सही है, कंडीशंस पूरी होगी, चेक सही था, वैलिड चेक था। और एक चेक की वैलिडिटी होती है 90 डेज की, ठीक है ना, हमारे कानूनों के हिसाब से। तो हम कस्टमर से क्या बोलते हैं, ऐसा है वो मुझे जो चेक दे रहा है, मुझे चेक मिल रहा है, मान लो चेक रिसीव हो रहा है 5 अप्रैल को, वो मुझे चेक जो दे रहा है वो दे रहा है 5 अप्रैल को, पर मैंने उससे डेट डलवा दी 31 मार्च की चेक के ऊपर। अब सवाल यह उठा कि मैं एंट्री 31 मार्च में दिखा सकता हूं, क्योंकि अगर मैं ये एंट्री दिखा दूंगा तो ऑब्वियसली मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैलेंस शीट में डेटर कम हो जाएंगे। तो मैं दिखा रहा हूं, देखो देखो चेक के ऊपर डेट तो 31 की डली हुई है, तो वो वैलिड है कि जिस दिन चेक मिलेगा उस दिन ही डालूंगा एंट्री। सर जिस दिन चेक मिलेगा, भाई चेक मिला कब, इंपॉर्टेंट बात यह है चेक मिल कब रहा है। हम चेक पे डेट पहले की डलवा रहे हैं, झोल करने के लिए, झोल करने के लिए हम चेक पे डेट पहले की डलवा रहे हैं। हमें पार्टी दे रही है चेक बाद में, मान लो। तो इस केस के अंदर में, इस केस के अंदर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है चेक किस दिन मिला, और ये कंपनी के जो कोरियर वाले रिकॉर्ड्स होते हैं उससे पता चलता है। पता कैसे चलेगा, वरना जो फोटो कॉपी करी है चेक की, उस चेक पे तो 31 मार्च लिखी है, पता कैसे चलेगा कि 31 मार्च से पहले मिला कि 31 मार्च के बाद मिला? ये चलता है कोरियर के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर लगे होते हैं, कोरियर कब कब आया, कोरियर कब कब गया, वहां से पता चलता है इस चीज का, जब आप कल को ऑडिट में जाएंगे तो।
कि किस तारीख को चेक एक्चुअली में रिसीव हुआ। तो अगर चेक रिसीव ही अगले साल हो रहा है तो मैं अगले साल एंट्री डालूंगा, अगर चेक रिसीव पहले हो रहा है तो मैं पहले एंट्री डाल दूंगा। बस सिंपल सी इतनी सी बात है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि चेक कब मिला, चेक कब मिला, तो मैं उस तारीख को एंट्री डालूंगा। इनको हम बोलते हैं प्री डेटेड चेक। प्री डेटेड का मतलब है कि आपने चेक पे डेट पहले की डलवा ली और बाद में दे रहा है वो। तो अब इस केस में बात समझो, इस केस में क्या वाले कह रहा है, कह रहा है कि वो एंट्री डालना चाहते हैं वही कि चेक इन हैंड टू डेटर, उसने ऊपर वही लिखा, प्रेजेंट वगैरह अगले महीने ही हो रहे हैं जो भी है। और उसने बोला चेक कलेक्ट करे मार्केटिंग पर्सोनल ने फ्रॉम द स्टॉकेट बिफोर 31 मार्च। बेटा अब ये चेक मिलने का मतलब क्या होता है, किसको मिलना, कंपनी है, बताओ कंपनी में, कंपनी में ध्यान से सुनो, कंपनी में चेक मिलने का मतलब किसको है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को मिलना है कि किसी भी डिपार्टमेंट को मिल सकता है, जो लोग कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कंपनी का जो मार्केटिंग स्टाफ है, अगर उनको चेक कस्टमर से, स्टॉकिस्ट से मिल गया 31 मार्च से पहले, तो वो भी तो कंपनी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुमने ये तो ना बोला मिलने का मतलब है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को मिलना चाहिए। नो, अगर जो हमारे मार्केटिंग स्टाफ है उसे ही मिल गया तो ठीक है, मैं एंट्री डाल दूंगा, भाई मिल तो पहले गया ना। मिलने की बात है, चेक मिला कब, चेक मिला कब, तो चेक मिला अगर 31 मार्च से पहले, चेक मिला कब 31 मार्च से पहले, कंपनी के बंदे को, वो कोई भी रिप्रेजेंट जो कर रहा है कंपनी को, इवन वो मार्केटिंग वाले, इवन वो फाइनेंस वाले, इवन वो परचेज वाले, जो भी है, अगर किसी को भी चेक मिल गया तो आप एंट्री डाल सकते हो, आप एंट्री डाल सकते हो। तो मिल गया, तो यहां पे अगर चेक मिल चुका है तो एंट्री डाल देंगे हम, क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉइज है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है ना। देयरफॉर जो चेक्स आपके पास आ रहे हैं उसकी हम एंट्री डाल देंगे। चेक पे डेट जो है वो आपके पास जो मर्जी डल रही है, जैसे भी है, वो प्रेजेंट अगले महीने हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में हम एंट्री डाल देंगे, एडजस्टिंग इवेंट ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है ना। तो हम एंट्री डाल देंगे, एंट्री क्या डालेंगे, चेक इन हैंड टू डेटर, चेक इन हैंड टू डेटर हम एंट्री डाल देंगे। क्यों, क्योंकि हमें चेक पहले ही मिल गया, चेक हमें पहले ही मिल गया। पंकज कह रहे सर इसमें झोल क्या है सर, चेक तो दिखागा ना, समझा नहीं बेटा। बेटा झोल इस चीज का होता है कि चेक मिलता है अगले साल, डेट हम 31 मार्च की पहले ही डलवा लेते हैं, तो हम उसके बेस पे बोलते हैं कि हमने एंट्री पहले ही डालते हैं। और एंट्री डालने से क्या होता है, आपके डेटर कम दिखेंगे, यूजर्स के सामने अच्छा दिखेगा ना कि पैसे कम फंसे हुए हैं। चेक इन हैंड कहाँ दिखता है बैलेंस शीट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, डेटर अलग से दिखते हैं ट्रेड रिसीव में। तो अगर डेटर कम दिखेंगे और चेक इन हैंड ज्यादा दिखेगा, कैश एंड कैश, तो अच्छी पोजीशन ही तो है ना, कम पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि जितने ज्यादा डेटर एक रिस्क है ना, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, समझो। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हम एंट्री डाल दें, पर हम कह रहे हैं एंट्री कब डालोगे, जब चेक मिलेगा। चेक पे डेट क्या है वो नहीं, चेक कब मिला। तो चेक पहले केस में पहले मिल गया तो एंट्री डाल दूंगा। दूसरे केस में क्या है, चेक भेजा उन्होंने कोरियर के थ्रू, पहले चेक भेजा है कोरियर के थ्रू, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान सुनो, चेक भेजा है उन्होंने। अब इस केस में मैं दोनों अजम्पशन ले सकता हूं, इस केस में मैं दोनों अजम्पशन ले सकता हूं। दो अजम्पशन क्या है, मिला कब, अभी भेजा है, अभी भेजा है। तो इसमें वो आंसर ये लेके दे रहा है कि हम ये मान रहे हैं कि चेक जो है वो मिल बाद में रहा है, चेक जो है मिल बाद में रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं चेक जो है हम ये मान रहे हैं मिला बाद में, क्योंकि अगर पहले मिला फिर तो ऑटोमेटिकली केस 1 ही हो जाएगा। उन्होंने भेजा 31 मार्च से पहले, मिल भी 31 मार्च से पहले के, फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं है। हम ये मान रहे हैं इसका आंसर देने के लिए कि मिला बाद में। तो अगर मिला बाद में, तो उस केस के अंदर बेटा हम कोई एंट्री अपने पास में नहीं डाल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ चेक, ठीक है ना। तो वो एंट्री हमारी कब डलती है, इन द पीरियड इन विच दे आर रिसीव्ड, चाहे उन पे डेट पहले की क्यों ना हो, चाहे उन पे डेट पहले क्यों ना हो, तो हम एंट्री नहीं डालेंगे। हम एंट्री कब डालेंगे, अगले साल ही डालेंगे। विल पास द एंट्री इन द नेक्स्ट ईयर ओनली, हम एंट्री पहले नहीं डालेंगे, वो नॉन रजिस्टिंग की है, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली अमाउंट अब मुझे नहीं पता सब्सटेंशियल है नहीं है, तो मैं एडजस्टिंग नॉन रजिस्टिंग बोलूंगा, तो मैं साथ में लिख दिया। मोर ओवर के ये कोई मटेरियल चीज़ नहीं है, ठीक है ना, जो फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करे, तो डिस्क्लोजर की भी आवश्यकता नहीं है। वो डिपेंड कर सकता है भाई कितने अमाउंट के चेक है, मान लो सारे ही डेटर्स के थे
तो सारे डेटर खत्म हो जाएंगे, तो हो सकता है मटेरियल हो जाए। तो अपने बोला चलो इतना मटेरियल नहीं है, तो वो डिस्क्लोजर की भी आवश्यकता नहीं। मेन चीज क्या है, नॉन रजिस्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि चेक हम मान रहे हैं मिला कब, बाद में। जब मिल बाद में रहे तो एंट्री भी बाद में आएगी, मिल पहले रहे तो एंट्री पहले आएगी, बात खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था। चेक के केस में सिंपल सा आपका है, चेक मिले कब। अगर चेक 31 मार्च से पहले ही आपको मिल गए तो एंट्री डाल सकते हो। अगर चेक मिल 31 मार्च के बाद रहे, चाहे डेट पहले की क्यों ना डली हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मिला कब, तो जब मिलेगा हम तब एंट्री डालेंगे, मिलेगा तब एंट्री डालेंगे, ठीक है ना। बस सिंपल सा इतना पॉइंट था। इसमें अब टैक्स का क्या लेना देना है? टैक्स कोई पैसे आने से होता है, या सेल के समय रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया होगा? कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो? इसमें कैसे टैक्स की रेलिवेंस आ गई? कुछ भी। शिवम बेटा वो सिर्फ गलत कर रहे हैं, ऑब्वियसली लीगल नहीं है, गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। पर जब आप जीवन में जाएंगे तो छुपाने के लिए आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स, मैं पढ़ा रहा हूँ चेक, इनके दिमाग में जा रहा है टैक्स। महान बच्चे हैं। कस्टमर से पैसे आने पे कैसे टैक्स लगता है, मेरे को नहीं आज तक समझ आया। तुम्हें आ जाए तो बता देना मुझे भी। चलो जी। एक जनरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये जनरल है, जनरल क्वेश्चन है। वो कहता है, ध्यान से सुनेंगे। वाई लिमिटेड के बुक डेट्स है एंड अ डाउट ओवर द रिकवरेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द बुक डेट्स। इट्स अ जनरल क्वेश्चन, ठीक है जी। वो कहता है कि इनके डेटर्स है, बुक डेट्स मतलब डेटर है, और उसके ऊपर डाउट है कि अल्टीमेटली जो है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डाउट ओवर द रिकवरेबिलिटी। कहता है अमाउंट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड इज नॉट क्वांटिफाइबल। मतलब जितना पैसा नहीं मिलेगा मैं अभी के लिए जितना पैसा नहीं मिलेगा मैं उसे अभी क्वांटिफाई नहीं कर पा रहा, मैं बेसिकली मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कि मुझे कितना नहीं मिलेगा। वाई लिमिटेड ओपिनियन में है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड नॉट बी क्रिएटेड। वो कहता है हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे, हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे। वाई लिमिटेड ने प्रोविजन बनाई सर्टेन अदर एक्सपेंसेस के एस्टिमेट पे, क्या वो सही है? अरे भैया, तुम्हें पैसे नहीं मिलने की उम्मीद है और तुम प्रोविजन नहीं बना रहे, बनाओ, एस्टिमेट पे बनाओ ना। प्रोविजन तो बनानी ही पड़ेगी। तुम ये थोड़ी ना कर, जब तुम्हें लग रहा है कि पैसे नहीं मिलेंगे तो प्रोविजन बनाओ, एस्टिमेट पे बनाओ, तो प्रोविजन तो बनानी पड़ेगी। तो इफ इट इज लाइकली कि कंटीजेंसी विल रिजल्ट इनटू लॉस टू एन एंटिटी शुड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर दैट कंटीजेंसी ऑन द एस्टिमेट बेस, ठीक है ना। तो प्रोविजन शुड बी मेड इन द बुक्स ऑन द बेस ऑफ एस्टिमेट। दिस इज नॉट अ एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, ये एक जनरल क्वेश्चन था। तो प्रोविजन टू बी क्रिएटेड ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। प्रोविजन बनानी है। जब उसने बोला है कि हमें डाउट है कि पैसे मिलने पे, तो मींस चांसेस है कि पैसे नहीं मिलेंगे, वो हमने परसेंटेज प्रोबेबल है, इट इज प्रोबेबल कि पैसे तो नहीं मिलेंगे। अब हमने कोई ना कोई एस्टिमेट लेके प्रोविजन तो बनानी पड़ेगी ना भाई। कंजर्वेटिज्म यही तो बोला जाता है हमेशा, प्रोवाइड फॉर द लॉस। नुकसान की उम्मीद लग रही है, नुकसान को प्रोवाइड फॉर करो। एस्टिमेट वगैरह जो भी लेके आपको 5%, 10%, 20%, कितने लोग लगता है पैसे नहीं देंगे, तो एक एस्टिमेट लेके आप अपने पास में प्रोविजन बना दीजिए। वो जनरल क्वेश्चन था, जनरल क्वेश्चन था। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आप सही बच्चे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कवर करें, दो रह गए, 12 और 13। चलो, कहता है टी लिमिटेड, ये आरटीपी में क्वेश्चन था, इसमें एक ही पॉइंट में छोटा सा डिबेट है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स क्लोज करता है हर साल 31 मार्च को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म हुए 31 मार्च को, अप्रूव कब हो रहे हैं? 30 जून को। कहता है पहले क्वार्टर में कुछ इवेंट्स हुए, अब वो आपसे गाइडेंस मांग रहा है, तो पॉइंट्स दे रहा है आपको। सबसे पहले कहता है कि टी लिमिटेड की इन्वेंट्री पड़ी है 50 मशीनों की, जिनकी हर की कॉस्ट है 5500 पर मशीन। ईयर एंड पे कंपनी को एक्सपेक्ट है कि हैवी डिक्लाइन होगा इन द डिमांड इन द नेक्स्ट ईयर का। तो कंपनी को पूरा उम्मीद है कि अगले साल जो है
मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की डिमांड गिरेगी, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है बहुत कम होने वाली है। इन्वेंट्रीज को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अप्रैल के महीने में क्योंकि डिमांड गिरी तो प्राइसेस कम हो गए ड्रास्टिकली, प्राइसेस बहुत कम हो गए। कंपनी ने जो 5 मशीनें बेचे भी वो कितने बेची, 4,000 में बेची। कंपनी ने जो 5 मशीनें बेची एक्चुअल में वो 4,000 में बेची। तो बेटा क्या हमें 31 मार्च की जो इन्वेंट्री है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के रूल पे, क्या मुझे लग रहा है कि उनके एनआरवी 4,000 है, अगले साल वो 4,000 में बिकेगी? द आंसर इज यस। क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट क्यों बन गया, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि डिक्लाइन होगा, और अल्टीमेटली डिक्लाइन होगा मतलब नुकसान होगा, और अगले साल वो बात एविडेंट भी होगी कि नुकसान हुआ है, देख लो पता चल गया। तो क्या मुझे लॉस पिछले साल ही रिकॉर्ड नहीं कर लेना चाहिए? एनआरवी 4,000 लेते हुए हमें लॉस पिछले साल ही रिकॉर्ड नहीं कर लेना चाहिए? यस, तो लॉस हमें पिछले साल ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि साफ पता चल गया है, साफ पता चल गया है। तो यहाँ पे उसी चीज को लेके आ रहा है। सिंस ऑन 31 मार्च दे वर एक्सपेक्टिंग अ हैवी डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ द मशीन, देयरफॉर जो डिक्लाइन इन द वैल्यू है वो एक एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। तो वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। हम अपनी इन्वेंट्री को 4,000 पे दिखाएंगे तो टोटल वैल्यू कितने पे दिखाएंगे? 50 मशीन को 4,000 पे, 50 मशीन को 4,000 पे, 50 मशीन को 4,000 पे। कंडीशन एग्जिस्ट भी कर रही है और बाद में एविडेंस भी मिल गया कि असली में 4,000 पे बिकी है, तो इसलिए वो आ गया आपका एडजस्टिंग इवेंट। अगला केस, आग लगी है इन द कंपनी के गोडाउन में 15 तारीख को, आग लगी है 15 अप्रैल को। कंपनी को नुकसान की उम्मीद लग रही है 25 लाख पर, जिसमें से 75% रिकवर हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें एडजस्टिंग की नॉन एडजस्टिंग, किसी नॉन एडजस्टिंग ही लग रहा है। देखो कौन सा धंधा बंद हो जाएगा, हो तो बाद में ही रहा है, तो नॉन एडजस्टिंग है वैसे बाय डेफिनेशन, और ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस वालों से रिकवरेबल भी हो जाएगा, ठीक है ना, तो नॉन एडजस्टिंग ही बन रहा है। तो आग लगी कब है, बाद में लगी है, शुड नॉट बी एडजस्टेड है, ठीक है ना। और तो इन केस गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट हो रही है आग के बाद भी, तो कोई डिस्क्लोजर की भी आवश्यकता नहीं है, नॉन डिस्क्लोजर, नॉन एडजस्टिंग। अगर आपको लगता है कि सिग्निफिकेंट है तो आप डिस्क्लोजर दे दो, अगर वो भी नहीं लगता तो डिस्क्लोजर की भी जरूरत नहीं है। तो हमने तो सिंपल बोलना है एडजस्टिंग की नॉन एडजस्टिंग, तो नॉन एडजस्टिंग है, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग। अगर वो ये ना बताता कि इंश्योरेंस से रिकवरेबल है तो मैं दो केस बना सकता था, कि अगर ऐसा लॉस होने से बिजनेस ही बंद हो जाएगा, ऐसा लॉस होने से बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो एडजस्टिंग, और नहीं बंद होगा तो नॉन एडजस्टिंग। वो हमने अभी भी केस किया था, पर वो जब वो खुद बोल देता है तो फिर दिक्कत ही नहीं आती, ठीक है ना। थर्ड केस में मैं बाद में आता हूं, थर्ड केस में मैं बाद में आता हूं, पहले फोर्थ और फिफ्थ करा रहा हूं। कंपनी को मिले हैं 18-19 में गवर्नमेंट से ग्रांट 15 लाख की मशीन को खरीदने के। कहते हैं कंपनी को नोटिस मिला फॉर रिफंड ऑफ द ग्रांट ऑन 15 जून। कंपनी को नोटिस मिला रिफंड का, क्योंकि उन्होंने वायलेशन करी कुछ कंडीशंस की 19-20 में। बेटा ग्रांट का जो पैसा है, ग्रांट का जो पैसा था वो पिछले साल मिला था 18-19 में। एक्चुअली में 19-20 में हमने कुछ वायलेशन करी कंडीशंस की, हमने जो कंडीशंस जिस पे हमें ग्रांट मिली थी वो वायलेशन करी, और फाइनली जाके 15 जून को हमें ग्रांट रिफंड करनी पड़ी। सवाल ये उठ के आ रहा है, क्या मैं जो रिफंड ऑफ ग्रांट की ट्रीटमेंट करता होता हूं, जो रिफंड ऑफ ग्रांट की ट्रीटमेंट करता हूं, क्या वो मैं 31 मार्च में कर सकता हूं? मतलब क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं है? तो क्या ये एडजस्टिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा? सर देखो एडजस्टिंग बन लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमने 31 मार्च को क्या एग्जिस्ट कर रहा था, क्या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी? यस, 31 मार्च में कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी। किस चीज की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी? कि हमने कंडीशंस वायलेट करी। कंडीशंस वायलेट तो पहले ही कर दी ना, कंडीशंस वायलेट कर दी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से पहले रिफंड भी करना पड़ गया। कंडीशंस की वायलेशन कर दी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले हमें रिफंड भी करना पड़ गया, तो मैं उसका रिफंड का इफेक्ट अपने पास 31 मार्च में ही ले सकता हूं। अगर मैं वायलेशन अगले साल करता होता तो मैं नॉन एडजस्टिंग बोलूंगा ना, फिर तो अगले साल जब वायलेशन करूंगा रिफंड करूंगा तब एंट्री डालता। तो यहां पर मैं
सिंपल सी बात हो रही है। सिंस नोटिस मिला आपके पास बाद में बट बिफोर 30 जून, उसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है जी, बिकॉज वायलेशन ऑफ द कंडीशन पहले ही हो रही है और कंपनी अवेयर है, तो एडजस्टिंग इवेंट बन गया। एडजस्टिंग इवेंट क्या हो गया हमारे पास, इसलिए हुआ क्योंकि हमने वायलेशन कब कर, 31 मार्च से पहले, और हमें तो इस चीज का पता है ना, वायलेशन कर रहे हैं कल को रिफंड करना पड़ जाएगा, और वो एक्चुअली में करना ही पड़ गया बाद में। तो कंडीशन क्या एग्जिस्ट कर रही है, वायलेशन ऑफ कंडीशन जो ग्रांट की थी, और एविडेंस क्या मिला कि एक्चुअल में रिफंड हो गया। तो यस, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो भी आपकी ट्रीटमेंट है, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिखाओगे, आप रिफंड की एंट्रीज डालोगे, डिपेंडिंग ऑन वो कौन सी ग्रांट मिली थी उसका रिफंड की जो ट्रीटमेंट करनी है, वो AS 12 में जो हमने सीखी थी, AS 12 ने हमें सिखाया था ना कि रिफंड की क्या ट्रीटमेंट करनी है, वो चीज है। अगला, suit against the company's advertisement was filed by party on 10 अप्रैल, 10 दिन आफ्टर द ईयर एंड। तो केस ही बेटा फाइल कब किया, केस का फाइल किया साल खत्म होने के बाद। ये तो मतलब कंटीजेंसी तो भाई जो बैलेंस शीट डेट तक कंडीशन एग्जिस्ट करती है उसमें बोलते हैं, तो बाद में हो रहे हैं, तो नॉन जस्टिंग है ऑटोमेटिक। केस ही कब फाइल हो रहा है बेटा, बाद में। हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कंडीशन जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही है, तो केस ही कब फाइल हो रहा है, बाद में हो रहा है, तो नॉन जस्टिंग है। अब आता है बेटा हमारे पास में थर्ड केस नंबर थर्ड ना, इसमें थोड़ा सा आंसर जो ये इंस्टीट्यूट का आरटीपी है, देखो आरटीपी इंस्टीट्यूट इशू करता है, कई बार उनको पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे को समझ नहीं आई बात कि उन्होंने क्या किया, अपनी बात पे टिके नहीं रहते, मतलब हम बच्चे भी करे तो करे क्या। तो इसके इस आंसर से मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हूं जो इन्होंने ये आंसर दिया है। तो हम देख लेते हैं क्या लिख रहा है। कंपनी का इंटर हुआ एक सेल एग्रीमेंट 30 मार्च को, प्रॉपर्टी को बेचने का 7.5 लाख की, जो बुक्स में दिख रही है 5.5 लाख की। जो ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड और सेल कंप्लीट कब हुई, मई में, जब कन्वेंस एंड पोजेशन कंप्लीट हुआ, मतलब जब आपने दिया। अब आइडियली इसका आंसर जो बनता है वो एडजस्टिंग ही बनता है। क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट पहले हो गया, एग्रीमेंट पहले हो गया, और बाद में आपका रजिस्ट्री हो रही है, सारा कुछ बाद में रजिस्ट्री हुई, तो ऑटोमेटिकली हम क्या मान रहे हैं, एडजस्टिंग हो गया, साफ दिख रहा है। भाई साफ पढ़ के तो यही पता चल रहा है भाई इंस्टीट्यूट ने महान काम किया है। इंस्टीट्यूट कहता नहीं 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 नहीं, सब कुछ तो बाद में ही हो रहा है, सब कुछ तो बाद में हो रहा है, वो कह रहा है एग्रीमेंट को भी हम कंडीशन नहीं मान रहे। भाई बच्चा करे तो करे क्या। तो इंस्टीट्यूट ने इसका जो आंसर दिया है आप देखेंगे तो आप भी हंसेंगे, मैंने जानबूझ के आंसर चेंज ही नहीं किया। वो कह रहे हैं सिंस ट्रांसफर ऑफ रिस्क रिवॉर्ड जो है सब कुछ बाद में हो रहा है कंप्लीट, जब कन्वेंस पोजीशन हुआ, तो कोई रेवेन्यू हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे पिछले साल में, डिस्क्लोजर दे के छोड़ रहे हैं, बस वो छोड़ दो। तो उन्होंने तो इसे नॉन एडजस्टिंग बना दिया, जबकि हम क्या बोलेंगे, हमारे हिसाब से तो आंसर क्या है इसका, एडजस्टिंग बनता है। क्योंकि हम क्या बोलेंगे, कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट क्या है, एग्रीमेंट हो चुका है भाई, एग्रीमेंट है, वो कोई बातचीत नहीं है। इंस्टीट्यूट तो इसमें भी इस एग्रीमेंट को बातचीत ही मान रहा है। अरे तुम अपने ही आंसर से वेरी कर जाते हो। जय हो, सच में जय हो। हम क्या करें, हम क्या करें, आप एडजस्टिंग मानना, क्योंकि मेजरली अब तक जितनी बार भी आया है, मतलब इस वाले आंसर को छोड़ के जब भी आया है, तो उस केस के अंदर में हमेशा एडजस्टिंग ही माना गया है, जब एग्रीमेंट पहले हो गया बाद में रजिस्ट्री वगैरह हो रही है, तो उस चीज की वजह से आपने एग्जाम में इसका आंसर तो एडजस्टिंग ही मानना है। हाँ एडजस्टिंग मान सकते हैं बिल्कुल, अब बनता भी एडजस्टिंग है क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका। हम क्या लिखेंगे, कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है ना। मैंने इसलिए अपनी बुक में डाला ताकि तुम्हें पता हो कि इंस्टीट्यूट के महान कामों के बारे में, कि कई बार इंस्टीट्यूट ऐसा ही करता है। अगर मैं ही ठीक करता तुम्हें लगता कि इंस्टीट्यूट ने सही आंसर किया, तुम्हें इंस्टीट्यूट के बारे में पता ना चल पाता ना। अब बताओ वो कैसे पता चलता तुम्हें इंस्टीट्यूट के बारे में कि इंस्टीट्यूट ने ऐसे किया। अगर एविडेंस ना मिलता फिर हम नो करते ना, अगर वो बेटा एनआरवी में, वो तो पता चल गया तो इसलिए है। यहां पे मैं सिर्फ एक चीज के बेस पे, हाँ यश बेटा आप वो सेकंड केस में कर सकते हो कि वो आपको लग रहा है कि सब्सटेंशियल है तो 25% का आप दिखा सकते हो,
आप डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट दे सकते हो, आपको लगता है कि वो भी सिग्निफिकेंट है तो आप उसका डिस्क्लोजर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में, ठीक है ना, आप वो दे सकते हो। अच्छा भाई, अब मेरे को आप लोगों को एक पॉइंट बताना है, बता दूं। देखो, एक तो जनरल डिस्क्लोजर जो स्टैंडर्ड के है, जो जनरल डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के लगते हैं वो क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ द इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट रिक्वायर्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड। वो ये कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स जो है, ध्यान सुनो, क्या क्या चीजों के बारे में हमें बताना पड़ता है, वो स्टैंडर्ड के जो डिस्क्लोजर, क्या नेचर ऑफ इवेंट है, क्या हुआ था, और एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट, और या फिर ये कि एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो हमें ये जनरल डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड बोलता है कि ES4 जब लग रहा है तो आपको ये चीजें अपनी बतानी है। मेन जो आ रहा है मेरे को डिविडेंड वाला पॉइंट बताना है आप लोगों को, डिविडेंड वाला पॉइंट क्या है, तो ध्यान से सुनते जाना बेटा। डिविडेंड को लेके हमारे पास बड़ी क्लियर सी बात होती है, वो ये कहता है, ये हम बात पहले कर भी चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। वो हमें सिंपल सी बात बोलता है, कहता है कि डिविडेंड जो होता है ना बेटा, वो प्रपोज किया जाता है BOD के द्वारा। ऑन 20 जून, मतलब जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो साइन करते हैं उस दिन वो देखते हैं कि हमने देखो इतना इस साल कमाया है, तो हम अपनी तरफ से प्रपोज कर रहे हैं। जब डिविडेंड प्रपोज किया जाता है तो क्या मैं उसकी एंट्री का इफेक्ट 31 मार्च में लेता हूं? द आंसर इज नो। तो हमारी कोई एंट्री पास नहीं होती। जब आप बच्चे +2 में होंगे, शायद हो सकता है आपने प्रपोज डिविडेंड नामक वर्ड पढ़ा होगा, उन्होंने प्रपोज डिविडेंड नामक वर्ड आपने पढ़ा होगा। आज की डेट में प्रपोज डिविडेंड नामक कोई अकाउंटिंग वर्ड नहीं है, कि मतलब कोई अकाउंटिंग एंट्री हम नहीं डालते। हम अगर डिविडेंड प्रपोज किया जाता है तो उसकी बेटा कोई भी एंट्री अब नहीं डालते। पहले यही स्टैंडर्ड बोला करता था, ES4 ही बोला करता था कि अगर डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज किया है तो ऐसा करो कि आप एंट्री डाल दो 31 मार्च में। मतलब ये भी एक्चुअली में क्या बन जाती थी, ये सेकंड एक्सेप्शन होती थी। एक एक्सेप्शन तो हमने सीखी थी वो गोइंग कंसर्न वाली, और ये भी सेकंड एग्जम्पशन होती थी, सेकंड आपकी एक्सेप्शन आती थी, समझो। और वो इसी स्टैंडर्ड में लिखा था, इसीलिए वो एक्सेप्शन में आता था कि आप एंट्री डालो। आप इस दिन एंट्री डाला करते थे फिर हम, PNL2 प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड प्रपोज कब होता था? ऑटोमेटिकली 20 जून को, और हमें कहा जाता था कि आप एंट्री डाल दो 31 मार्च। ये स्टैंडर्ड ES4 बोलता था, इसीलिए वो ऐसा कराया जाता था किताबों में। और अभी तक +2 की किताबों से वो हटाया ही नहीं गया, +2 की किताबों से वो हटाया नहीं गया, जबकि इस अमेंडमेंट को आए हुए पता नहीं कितने साल हो गए, ठीक है ना। क्योंकि ES4 में बोलता है वो, अब साफ बात कहता है इस दिन 31 मार्च को कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो अल्टीमेटली कुछ नहीं है, तो हम कोई एंट्री नहीं डालेंगे 31 मार्च में, हम सिर्फ डिस्क्लोजर दे देंगे नोट्स में। हम सिर्फ डिस्क्लोजर दे देंगे नोट्स में, हम नोट्स में लिख के दे देंगे कि डिविडेंड इतना प्रपोज किया है, तो नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर किया जाएगा, कोई एंट्री नहीं डलेगी। एंट्री डिविडेंड की कब डलती है? एंट्री फॉर डिविडेंड पास ओनली व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। ओनली व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। और वो डिक्लेयर कब होता है बेटा? फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? AGM में। तो जब 2-3 महीने बाद AGM होती है तो उस समय जब डिक्लेयर करते हैं तब एंट्री डलती है PNL2 डिविडेंड पेबल, और फिर पेमेंट पे डिविडेंड पेबल टू बैंक हो जाएगा। तो एंट्री कब डाल, या फिर इंटरिम डिविडेंड होता तो चलो उसकी पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है। तो आप लोगों की, मुझे पता है अभी भी कुछ बुक्स हो सकती है BCom की जहां अभी तक चेंज नहीं हुआ होगा, इवन +2 की कैश फ्लो के अंदर में अभी तक वो चेंज नहीं हुआ। और ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बताई हुई, फाइनल अकाउंट्स में मैंने आपको बता दिया था, हमने वहां किया था। क्यों? क्योंकि ES4 ने लिखा है, पहले ES4 में ही लिखा था कि प्रपोज डिविडेंड की एंट्री डालो, ES4 ही कहता था। फिर ES4 में अमेंडमेंट आई थी, आई थिंक 2016-17 में आई थी अमेंडमेंट। अब तो इतने साल हो गए अमेंडमेंट आए भी, इतने साल हो चुके हैं अमेंडमेंट आए भी बेटा, तब से अमेंडमेंट आई पड़ी है, तब से हट चुका है वो।
तो अब हमारे पास प्रपोज डिविडेंड नामक कोई अकाउंटिंग वर्ड नहीं है, कि किताबों में कोई प्रपोज डिविडेंड वर्ड नहीं दिखता, ठीक है। तो वो अब हट चुका है, अब डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता है, जिसको क्या लिखा जाता है, या तो डिक्लेयर्ड डिविडेंड या डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल लिखा जाता है उसका करेक्ट वर्ड, ठीक है ना। अगर डिविडेंड प्रपोज किया तो एंट्री नहीं डलती, सिर्फ उसका डिस्क्लोजर दिया जाएगा नोट्स में, ठीक है। तो यहां पर मैं कहता है देयर आर इवेंट्स विच ऑल्दो टेक्स प्लेस आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उनको कई बार रिफ्लेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट या स्पेशल नेचर की वजह से। एग्जाम्पल, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है बैलेंस शीट डेट के बाद बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड, उन्हें लायबिलिटी नहीं दिखाते हैं हम अपने पास बिकॉज कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमारे पास में वो सिंपल सी बात बोलते हैं, अगर बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर किया गया है तो हम उसकी एंट्री नहीं डालेंगे 31 मार्च में, क्योंकि 31 मार्च को थोड़ी ना कुछ एग्जिस्ट करता था। 31 मार्च को थोड़ी ना डिविडेंड डिक्लेयर की एंट्री किस दिन डालेगी, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होगा। हमें थोड़ी ना 31 मार्च में डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं अनलेस अ स्टैट्यूट रिक्वायर्ड, तो नो लायबिलिटी फॉर प्रपोज डिविडेंड मस्ट बी क्रिएटेड नाउ, सच प्रपोज डिविडेंड को क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं इन द नोट्स, ठीक है ना। क्या ये बात क्लियर है? ये बात किसने लिखी है, मैंने लिखी है कि एएस ने लिखी है? एएस ने लिखी है। एएस साहब बोलते हैं डिविडेंड की एंट्री तब डालनी है जब डिक्लेयर होगा, अगर आपने डिविडेंड प्रपोज वगैरह किया भी है तो आप बस डिस्क्लोजर दे देंगे नोट्स में, एंट्री नहीं डालेंगे, एंट्री नहीं डालेंगे, ठीक है ना। एंट्री तभी डालेगी जब डिक्लेयर होता है। तो देखो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग जब हुई थी 18 अप्रैल को, अप्रूव करा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट इस साल की, और रिकमेंड करा डिविडेंड 2 रुपये पर शेयर का, ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और इफ अप्रूव बाय मेंबर्स एट द एजीएम हम उसे पे भी कर देंगे। तो हमने प्रपोज करा, ठीक है ना। डिस्कस ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रपोज डिविडेंड इन द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एज पर द एएस। तो कह रहा है बताइए क्या ये प्रपोज डिविडेंड की कोई हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। हम कोई प्रेजेंटेशन 31 मार्च 20 में करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बेटा क्या 31 मार्च 20 में कुछ एग्जिस्ट करता था? नहीं, तो हम एंट्री नहीं डालेंगे 31 मार्च 20 में। 31 मार्च 20 में कोई एंट्री डलेगी, आपने एंट्री तब डालनी है जब डिविडेंड डिक्लेयर किया। अभी सिर्फ 31 मार्च 20 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या करा जाएगा, डिस्क्लोजर दिया जाएगा, बस क्या किया जाएगा, डिस्क्लोजर दिया जाएगा। और देखो ये अमेंडमेंट आई थी, देखो आंसर में भी एज पर अमेंडमेंट इन द AS4 कब आई थी, 2016 में, डेटेड 30 मार्च 2016। ये तब की अमेंडमेंट आई पड़ी है, अमेंडमेंट आई भी 8 साल हो गए हैं, अमेंडमेंट आए भी 8 साल हो गए, अब तक किताबें ठीक नहीं करी, मैं क्या करूं। बच्चों को बड़ा अजीब सा लगता है, वो प्रपोज डिविडेंड वर्ड नहीं देखते ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में, तो उन्हें अजीब सा लगता है, अब क्या करें। तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल आर नॉट रिकॉग्नाइज एज लायबिलिटी बिकॉज नो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट। उन डिविडेंड को बस क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। नो प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड, वो सिर्फ क्या किया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। तो उसने बोला है कि जो भी डिविडेंड है वो अकाउंट नहीं किया जाएगा हमें पिछले साल में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पिछले साल का है। वो पे कब होगा, अप्रूवल के बाद। तो बेटा हम जिस दिन डिक्लेयर करते हैं, मैंने आपको सिखाया था, हम उस दिन एंट्री डालते हैं। बच्चे ने पूछा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिखाई थी, वहां सब बनाए हुए केसेस वगैरह। पीएनएल टू डिविडेंड पेबल, वो एंट्री कब डलती है, पीएनएल टू डिविडेंड पेबल जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है। और जब आप पे करते हो, क्योंकि आपका सेक्शन 123 ये बात बोलता है कंपनी का कि आपको उसे 30 डेज वगैरह के अंदर पे करना पड़ता है, एक नॉर्मल रूल जो होता है। तो फिर आप जब पे करोगे 30 दिन के भीतर, तो आप एंट्री डालोगे डिविडेंड पेबल टू बैंक। अब लायबिलिटी क्रिएट कब करते हो, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, और जब पेमेंट करोगे तो फिर लायबिलिटी टू बैंक हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड की कोई एंट्री नहीं होती है, उसका सिर्फ क्या बोला जाता है, डिस्क्लोजर दे दो नोट्स में। ये है रूल, ये है रूल। अब उसके बाद तो जितना मर्जी हम सोचते रहे, जो मर्जी कहते रहे।
नियम जो है वो मैंने आपको बता दिया और उसको लेके यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया, ठीक है ना। नाउ होमवर्क के जो क्वेश्चन है बेटा उसमें से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दो चार तुम वो अभी कर लेंगे, ठीक है। तो वो अभी हो जाएंगे, सो डोंट वरी एट ऑल। मतलब जो डिफरेंट वाले मैं उनको ही टेकअप करा दूंगा, बाकी की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ शिवम, मेरे तो मैंने पहले तब भी बोला था उस चैप्टर में, वो क्वेश्चन लिख के देता है कि ताकि बच्चा एंट्री डाल सके, बस इसलिए वो लिखता था 31 मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर। मान लो इंटरिम है, तुम क्या, तुम्हारा क्या जा रहा है। मैं तो तब भी केसेस बताए थे। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन अभी करने की जरूरत नहीं है, सेकंड नहीं का अभी करने की जरूरत है, आप कर लेंगे, इजीली हो जाएंगे। थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ आपका हो जाएगा इजीली, सिक्स आपका हो जाएगा, सेवन्थ हो जाएगा, एट्थ भी आपका हो जाएगा। जो मेरे को लगता है कि जो थोड़े से डिफरेंट है वो मैं अभी आपको कहूँगा पढ़ने को, ठीक है। तो बेटा ये वाले क्वेश्चन मेरे लिए अभी पढ़ेंगे फटाफट से, इनको अभी डिस्कस करेंगे। 9, 10, 11, 13, 14, ये पांच क्वेश्चन हम अभी करेंगे। ये पांच क्वेश्चन हम अभी करेंगे, 9, 10, 11, 13 और 14, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये पांच क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, बाकी आप सारे घर पे कर लेना, वो इजीली हो जाएंगे। मतलब उनमें चांसेस मुझे नहीं लगता कि डाउट होंगे। पर ये होमवर्क के जो पांच क्वेश्चन है ये आप अभी करेंगे। तो इनमें से मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ अभी। पहले आपने 9, 10 और 11 ये तीनों करो पहले, और मैं इसके लिए आपको 5 से 10 मिनट दे रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। मैं एग्जैक्टली 5 से 10 मिनट बाद इन तीन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। चलो जी, फटाफट करो यार, टाइम नहीं वेस्ट करना। अगले 25 मिनट के अंदर हमें पांचों क्वेश्चंस करने हैं और आज की क्लास को फिर अलविदा कहना है, ताकि हम AS4 को स्वाहा कह देंगे और फिर हमारे 10 AS बचेंगे सिलेबस के। चलो जी, 9, 10 और 11 करो फटाफट से। 9 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जनरल है। ये वैसे ही दे दिया ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। मैं तब तक घूम के आता हूँ।
हाँ जी, क्या करे आप लोगों ने सभी ने? क्वेश्चंस पढ़ने को दिए थे मैंने आपको, 9, 10th, 11th, 13, 14, 9, 10, 11 दिया था अभी तो मैंने आपको। तो ये तीनों हो गए सभी के, फटाफट से बताएंगे। तो 9th वाले में बेटा, जो पहला था, नेगोशिएशन कब शुरू हुई आपकी? 21 जनवरी को। इन्वेस्टमेंट करिए तो नॉन एडजस्टिंग हो जाएगा क्योंकि नेगोशिएशन ही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिया जाएगा, डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नॉन एडजस्टिंग है। ठीक है। फिर अगले वाला जो था, प्रोविजन बनाई थी हमने जाके सेकेंड वीक में, डेटर को हैवी लॉस हुआ अर्थक्वेक की वजह से, लॉस रिकवरी और बाद में वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एडजस्टिंग। तो एडजस्टमेंट करी जाएगी, हम फुल प्रोविजन अपने पास में बनाएंगे क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी और बाद में अप्रूवल भी मिल गया। ठीक है ना। फिर अगला है, ड्यू किया था कॉम्पिटिटर ने 13 लाख का, एडवाइस जो मिली थी उसके हिसाब से हमने प्रोविजन बनाई 8 लाख की इस साल में। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि हमें 12 लाख देने पड़ेंगे, तो प्रोविजन और बनाएंगे बाकी। तो अल्टीमेटली क्या, एडजस्टिंग हो जाएगा ये भी। तो एडजस्टमेंट करेंगे, 4 लाख की और प्रोविजन बनाएंगे, तो ये भी एडजस्टिंग हो जाएगा। अगले में क्या है, कैशियर ने चोरी करी थी मार्च में, पता कब चला, अगस्त में। अब ध्यान से देखना, बच्चे को लगेगा कि ये तो एडजस्टिंग हो गया, भैया अप्रूवल 25 जुलाई को हुआ था, पता कब चला, अगस्त में, ये तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ही नहीं है एक प्रकार से। आप नॉन एडजस्टिंग बोल सकते हैं, आउटसाइड द स्कोप है। ठीक है ना। तो बच्चे को लेकर पता चल तो गया, अरे भैया पता ही कब चला, आफ्टर दी अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है। तो जो भी होगा इसका इम्पैक्ट वगैरह कब होगा, अगले साल में ही होगा। ठीक है ना। तो ये नॉन एडजस्टिंग ही है, इसका जो भी होगा वो तो अगले साल ही करोगे ना आप जो भी। ये तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ही नहीं है करंट ईयर में, इसका जो भी होगा वो अगले साल ही एंट्री डलेगी। ठीक है। और फिर है, चेक डेटेड 31 मार्च, कलेक्ट हुए अप्रैल में, सारे चेक प्रेजेंट अप्रैल में हुए, रिलाइज भी सेम मंथ में हुए। तो आपके पास कलेक्ट कब हो रहे हैं, कलेक्ट कब हो रहे हैं, अप्रैल में कलेक्ट हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली एंट्री कब डलेगी, जब आपके पास में चेक मिला है। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया, चाहे चेक पे डेट पहले की है, मिल कब रहे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मिले कब है, बाद में, तो एंट्री बाद में ही डलेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बाद में ही आ रहा है, तो नॉन एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है। ठीक है ना। देन आगे बढ़ते हैं। अगला था, एक केस चल रहा है बिटवीन एबीसी लिमिटेड एंड टैक्स डिपार्टमेंट ऑन क्लेमिंग द एग्जाम्पशन फॉर सर्टेन आइटम्स 19-20 की। कोर्ट ने ऑर्डर दिया बेटा कब, कोर्ट ने ऑर्डर दिया 15 अप्रैल को और रिजेक्ट कर दिया कंपनी का क्लेम। अकॉर्डिंगली कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कब हुई, 31 मई को। क्या कंपनी इसकी अकाउंटिंग पहले करेगी बाद में, बेटा एडजस्टिंग है, साफ पता चल रहा है, केस पहले चल रहा है, आ चुका है आपके पास, तो वो कंडीशन जो आपके साथ एग्जिस्ट कर रही है, दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, एविडेंस मिल रहा है और आपकी लायबिलिटी पहले साल की थी, तो एडजस्टिंग हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ माथापच्ची थी नहीं। तो अल्टीमेटली क्या है, सिंपल सा केस है, केस पहले चालू हो ही चुका है, पिछले साल का है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल से पहले ही फाइनल कंक्लूजन आ चुका है कि हाँ मुझे देने पड़ेंगे पैसे, तो क्या हो गया, एडजस्टिंग इवेंट हो गया। ठीक है ना। जो 11th क्वेश्चन है उस पर मैं आता हूँ। यहाँ पे कहता है वो, एक्सवाईजेड लिमिटेड वेरियस सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब हुआ था, 31 मार्च को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कब करी, 15 जून को। तो 15 जून को अप्रूवल आ रहा है। इवेंट्स क्या क्या हुए, एक मेजर प्रॉपर्टी बेची गई जो बैलेंस शीट में दिख रही थी 25 लाख की, जिसके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज कब हो गए थे, तो एग्रीमेंट हो गया था, एग्रीमेंट हो गया था 15 मार्च को ही। देखो सेल कंप्लीट कब हुई, 15 मई को 26.5 लाख में। तो ये क्या हो गया बेटा, एडजस्टिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजस्टिंग हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एडजस्टिंग हो जाएगा, रीजन बिंग क्योंकि यहाँ पर में ध्यान सुनेंगे, वो एडजस्टिंग इसलिए हो गया क्योंकि आपका एग्रीमेंट हो चुका है और सेल कंप्लीट हो गया 15 जून से पहले, तो वो एडजस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एडजस्टिंग आपका हो जाएगा, तो वो एडजस्टिंग इवेंट हो गया। और उस केस में हम प्रॉफिट अपना अभी रिकॉर्ड कर लेंगे, इफेक्ट ले लेंगे और प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो एडजस्टिंग इवेंट हो गया, कंडीशन मीट हो रही है। अगला क्या है, 2 अप्रैल को एक फायर ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लॉस है 10 मिलियन का, बट वो फुली कवर्ड है इंश्योरेंस कंपनी से। तो ऑटोमेटिकली बेटा क्या है, ये नॉन एडजस्टिंग आपका बन जाता है, क्योंकि वही कवर है बाद में और बिजनेस तो चलते ही रहेगा। ठीक है ना, वैलिडिटी है वो। तो नॉर्मल अगर डिस्क्लोजर देना है वो दे सकते हैं आप, डिस्क्लोजर में वो वर्ड प्रजापति बेटा वो
अगर मैं बोलूँ कई बार इंस्टीट्यूट लिख देता था डिस्क्लोजर नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आप देना चाहते हो, बट हमारे लिए जो करेक्ट है वो यही है कि अगर आप बोलेंगे तो डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, ठीक है ना, तो वही चीज़ है। तो वो डिस्क्लोजर आप देना चाहते हैं नहीं देना चाहते वो अलग बात है, तो उसने वही लिखा है कि वो डिस्क्लोज कर देना चाहिए। वो कहाँ पे, अगर आपको सिग्निफिकेंट है तो ऑब्वियसली आप डिस्क्लोजर कहाँ दे सकते हैं, वो वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख देता है, करेक्ट इज एक्चुअली रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, ठीक है ना। अगले वाला क्या है, एक क्लेम फॉर डैमेज था 8 मिलियन का फॉर ब्रीच ऑफ पेटेंट रिसीव्ड बाय द एंटिटी प्रायर टू द ईयर एंड। तो केस वगैरह फाइल किया जा रहा है, डायरेक्टर के ओपिनियन में बैक बाय लीगल एडवाइस दैट द क्लेम विल अल्टीमेटली प्रूव टू बी बेसलेस। और हमें लगता है पूरे का पूरा कि हम केस बचा लेंगे, हम केस बचा लेंगे बेटा, बट स्टिल एस्टिमेटेड कि इसमें क्या लगेगा कंसिडरेबल खर्चा। नाउ ये चीज को लेके ध्यान से सुनना, ये एएस 29 बताता है, ये क्वेश्चन यहाँ डाला हुआ जरूर है पर हम इसकी चर्चा एएस 29 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा ना भाई साल के में हो रहा है और बीच में कोई चीज हो रही है, ये तो साल के एंड से पहले ही बता रहा है जो भी है। तो ये एएस 29 कवर करता है। तो एएस 29 कंटिजेंट लायबिलिटी प्रोविजन के बारे में बोलेगा, और वो सिंपल सी बात बोलेगा जो हम कल करेंगे, ये हम एएस 29 को करने के बाद समझ आ जाएगा। नहीं तो आप इस वाले क्वेश्चन को और इसका आगे जैसे एक आगे है उसको मैं इसलिए बोलूंगा छोड़ सकते हैं, ये 29 करने के बाद पता चल जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो केस हमें हमारे अगेंस्ट में फाइल किया हमें वो लग रहा है कि हम जीत ही जाएंगे, तो हमें कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, उसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में ही दिखाएंगे। हाँ ऑब्वियसली जो लॉयर को पैसे दे वगैरह देने हम उसकी प्रोविजन बनाएंगे, क्योंकि लॉयर को तो पैसे देने हैं ना, तो उसकी प्रोविजन बनेगी जो केस फाइल किया गया। तो इसमें यहाँ पे यही लिखा है कि उसकी हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे जो 8 मिलियन की, क्योंकि वो तो हम केस बचा लेंगे, उसने लिखा है हम केस बचा लेंगे तो हमें पैसे देने नहीं पड़ेंगे, तो वो हमारी प्रोविजन हम नहीं बनाएंगे, उसे हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखाएंगे, ठीक है जी। प्रोविजन किसकी बनेगी, लीगल फीस की। और ये आंसर एएस 4 का नहीं है, ये आंसर एएस 29 का है। ये आंसर अभी आप नहीं बता सकते, ये आपको नहीं पता बातें, मतलब ये कौन सा पैरा एएस क्या डिटेल में बातें बोलता है, वो क्या परसेंटेजेस बोलता है, क्या क्या और कंडीशन बोलता है, सारी बातें हम कल सीख जाएंगे। तो इसलिए आप इस वाले पार्ट को भी छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ दीजिए और लिख दीजिए ये एएस 4 का आंसर नहीं है, ये एएस 29 का आंसर है, ये एएस 4 का आंसर नहीं है, ये एएस 29 का आंसर मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है ना। अगला आपके पास था 13th, ठीक है जी, 13th देखेंगे और एक 14th। तो 13th आपके पास आसान है, पेपर में आया हुआ है वैसे। एएस 4 के हिसाब से बोल रहा है एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, पहला क्या है, इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड उसने हमें बोला है, कहता है 2021 का डिक्लेयर कब हुआ, 7% के हिसाब से 15 मई को। तो हमारी एंट्री कब डलेगी बेटा, हमारी एंट्री डलेगी जब तक डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, हमारी एंट्री कब डलेगी जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। तो डिविडेंड अगर बाद में डिक्लेयर हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रूफ से हम रिकॉर्ड नहीं करते उसे लायबिलिटी, ठीक है ना। तो लायबिलिटी फॉर डिविडेंड नीड टू बी रिकॉग्नाइज ओनली इन द पिछले अगले साल ही होगी। तो क्या है, नॉन एडजस्टिंग, हम कोई एंट्री नहीं डालेंगे, हम कोई एंट्री नहीं डालेंगे। जू 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 ल ल ल ल ल ल ल ल हाँ जी, चैट मुझे दिख नहीं रही थी, अब ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर में हमारी कोई एंट्री नहीं लगेगी, नॉन एडजस्टिंग है, डिस्क्लोजर दे देंगे बस नोट्स के अंदर में। 5 मार्च को 53,000 कैश कलेक्ट किया था कस्टमर ने, पर बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया और उसका पता चल गया था 22 जून को, तो अप्रूवल से पहले। तो क्या हो गया बेटा, ये हमारा एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास उसने बोला था कि चोरी होने की बात उसका पता चल गया, वो एडजस्टिंग इवेंट हो गया। क्यों, क्योंकि वो 10 जुलाई को अप्रूवल है, उससे पहले ही पता चल गया, चोरी का पता चल गया, फ्रॉड का, तो वो एडजस्टिंग इवेंट हो गया, वो एडजस्टिंग इवेंट हो गया। अगला क्या, एक बिल्डिंग डैमेज हुई आग लगने की वजह से, लॉस कितना हुआ, 81 लाख का। आग लगी, बिल्डिंग डैमेज हुई, लॉस हुआ उसका आपका 31 मार्च का। यहाँ पे बेटा नॉर्मल रूल वही है, उसने सारी बातें लिखी हुई है। तो आग लगने की वजह से नॉर्मल कोर्स में नॉन एडजस्टिंग हम क्या देखते हैं, फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न इवेल्युएट करनी पड़ेगी। तो आंसर इस बेस पे दिया हुआ है कि अजम्पशन अभी भी वैलिड है, तो अजम्पशन अभी भी वैलिड है, तो हम लॉस को बस डिस्क्लोज करके छोड़ देंगे रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में, ठीक है ना, रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में, ठीक है ना, बस उतना सा चीज़ है। तो हम ये मान रहे हैं अजम्पशन अभी, मतलब बिजनेस अभी चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि बिजनेस, क्योंकि एक बिल्डिंग हुई है ना यार, देखो एक बिल्डिंग वो वर्ड बोल रहा है तो हमने माना अभी भी चल रहा है। अगर आपको लगता है कि आपने ये भी मानना है कि बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस ही बंद हो जाएगा शायद इसकी वजह से, तो फिर आप बोल सकते हो कि वो एडजस्टिंग बना के हम उसे क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिक्विडेशन बेसिस पे करेंगे, तो उसमें
दोनों आंसर आप देना चाहते हैं, आप दोनों दे सकते हैं। आप दोनों देना चाहते हैं, थर्ड केस में दोनों दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ यहाँ इंश्योरेंस वगैरह की बात नहीं कर रहा, तो आप दोनों दे सकते हैं। बाकियों में कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बाकियों में कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है ना। फिर ये लास्ट है 14। इसमें मैं फिर से बोलूंगा, जो पार्ट नंबर बी है इसे आप छोड़ देना एक बार के लिए, ये AS 29 वाला है। ये सेम है वही क्वेश्चन, पर ये आप AS 29 जब कर लेंगे तब बता पाएंगे। ये जब आप AS 29, ये बिल्कुल सेम पॉइंट है, वही सेम पॉइंट है जो पीछे आया था, ये मैंने कराया था आई थिंक 11th या 12th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम पॉइंट है। बट ये आप अभी नहीं आंसर दे पाएंगे, मतलब इन द सेंस बिल्कुल डिट्टो सेम है। ये AS 29 के द्वारा कवर्ड है, ये AS 4 के द्वारा कवर्ड नहीं है, AS 4 के द्वारा कवर्ड नहीं है, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो वही है, 7 अप्रैल को आग लगी, लॉस 15 करोड़ का है, वो फुली कवर्ड है, तो फुली कवर्ड है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, नॉन रेजिस्टिंग ही है, ठीक है ना। वैलिडिटी ऑफ गोइंग कंसर्न चेक करना पड़ता है, लॉस फुली कवर्ड है, तो बस हम डिस्क्लोजर देके छोड़ देंगे, डिस्क्लोजर देके छोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर अगला बी पार्ट के लिए वो AS 29 की बात ही हो रही है, वो तब कवर हो जाएगा। और थर्ड वाला वही था जो अभी किया था, प्रॉपर्टी को बेचा है, कॉन्ट्रैक्ट पहले एक्सचेंज हो गए थे, बेचा कब है, 15 मई को एग्रीमेंट हुआ फाइनल, और 39.75 में, तो प्रॉफिट आपका रिकॉर्ड अभी कर लेंगे तो वो एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा, ठीक है जी। इफेक्ट हम सेल का रिकॉर्ड कर लेंगे इसी साल में, और प्रॉफिट भी इसी साल रिकॉर्ड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है थर्ड वाले केस में। उमंग बेटा वो मैंने सॉल्व करा दिया था परसों के डाउट सेशन में, बार बार आप प्लीज़ स्पैमिंग मत करें, परसों का जाके डाउट सेशन देखिए, और वहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करा था, AS 7 का MCQ 2 MCQ 4 दोनों स्टार्टिंग में सॉल्व किए थे, आपको जाके दिख जाएगा बेटा, ठीक है। जो सेकंड वाला पार्ट है वो हम AS 29 के हिसाब से कल कवर कर लेंगे, तो उससे हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं बेटा आपके बाकी क्वेश्चन जो भी है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आप इसके साथ में स्टैंडर्ड कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत आपको स्टैंडर्ड में नहीं आएगी। स्टैंडर्ड AS नंबर 4 काफ़ी आसानी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, AS 4 वॉज एक्चुअली ईजी। तो इसके साथ हमारा AS 4 हो जाता है। वी आर लेफ्ट विद एक्चुअली 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर हम देखें, AS 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 है नहीं, 8 है नहीं, 7 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, तो टिल 14 तक तो सारे ही हो गए, टिल 14 तक तो सारे ही हो गए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो हमने किया, 16 कर लिया, 17 कर लिया, 20 कर लिया, 21 और 24 कर चुके हैं, ठीक है ना। तो टिल 14 तक तो हमारे कोई भी नंबर ही नहीं पेंडिंग, 6 और 8 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो AS 1 से लेके AS आपके पास में, जैसे मैंने बोला, टिल 14 तक सारे हो गए हमारे। आई थिंक 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचे हैं, ठीक है ना, 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कल हम AS 29 करेंगे, क्योंकि वो इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो 4 के बाद ही 29 किया जाता है, 4 के बाद ही 29 किया जाता है, तो इसलिए मैं करूंगा। फिर हम कुछ प्रैक्टिकल वाले कर लेंगे, तो मिक्स एंड मैच करके करते जाएंगे ना बेटा, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, करने तो सारी है, करने तो सारी है, तो भाग जाओ, भागने थोड़ी ना करना है हमने। 7th में डाउट है बेटा होमवर्क के कि क्लास के, ये तो बता दो। होमवर्क के अगर 7th क्वेश्चन में डाउट है, शिवक बेटा ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। तो इसमें बेटा लिखा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज कब करी थी, 4 सितंबर को। दिसंबर 19 में कंपनी ने अंडरटेक करा था प्रोजेक्ट, मई में इंजीनियर को रियलाइज हुआ कि टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैसे प्रोवाइड फॉर करेंगे। तो बेटा यहाँ पर मैं, इवेंट कब हुआ, साल खत्म होने के बाद, बट सितंबर 4 से पहले, तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, तो ये हम अपने पास में सिर्फ क्या बोल रहे हैं, हमें 31 मार्च से पहले कुछ नहीं, क्योंकि जो बारिश वगैरह हुई थी वो कब हुई थी, मई में हुई थी ना, साल खत्म होने के बाद हुआ है जो भी हुआ है, साल खत्म होने के बाद हुआ है बेटा जो भी हुआ है, बारिशें साल खत्म होने के बाद हुई है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, तो उसका इफेक्ट तो अगले साल आएगा ना, तो नॉन रजिस्टिंग हो गया बेटा, नॉन रजिस्टिंग हो गया, नॉन रजिस्टिंग हो गया। साल खत्म हुआ 31 मार्च को, उसके बाद बारिशें हो रही है, और उसके बाद ही उसकी वजह से मेरे को नुकसान होगा, तो मैं अगले साल ही डालूंगा ना एंट्री। अब बेटा मई 24 के लिए हमने वन शॉट किए थे न्यू स्कीम में, बिल्कुल आशीष बेटा किए थे, पढ़े हैं, ठीक है ना। चलो, आज का आ, आज का सेशन मैं अभी यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप लोगों का कोई भी अगर डाउट पेंडिंग होगा तो मैं कल या जब भी, डिपेंडिंग ऑन दी आपका जैसे होगा अवेलेबल टाइम, हम टेकअप कर लेंगे, घबराइए मत। बेटा प्रोजेक्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट तो ठेका ले रखा है, अगर मुझे उसी समय लग रहा था कि कुछ ऐसा है
मतलब आपके पास में बारिशें पहले हो गई, कुछ हो गया था, पहले हो चुका था, प्रोजेक्ट तो काम तो करोगे ही, उसका हिस्से लेना थोड़ा है, तो ठेका तो ले चुका हूं। नुकसान का तो अगले साल ही हो रहा है, तो बारिशों की वजह से हो रहा है ना नुकसान, तो वो तो सब अगले साल ही तो हुआ है। बेटा हर वो चीज जो अगले साल हो रही है उसका इफेक्ट पिछले साल में थोड़ा ना ले लेना है, जिस चीज के लिए पहले से कुछ एग्जिस्ट कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई करते हो तो 3 साल 5 साल लगते हैं ना, AS7 यही तो कहता था जिसकी कॉन्ट्रैक्टिंग सीखी थी। ठीक है, चलो। अशुम बेटा वो डिपेंड कर सकता था, फिर आप बोल सकते थे कि 10% के बाद भी शायद बिजनेस बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा बिजनेस, तो उस केस के अंदर आप बोल देते कि फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो नॉट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न करके करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। दोनों ऑप्शन बना दो उस केस में, वो तो आपका हमेशा चांस है ना, गोइंग कंसर्न वैलिड, गोइंग कंसर्न नॉट वैलिड, ठीक है ना। चलो, आज का सेशन में यही खत्म करता हूँ, मुलाकात आप लोगों से बेटा मेरी अब होगी कल, हम अगले एएस पे बढ़ेंगे। आज आप इसको कंप्लीट करके आइए, मेक श्योर कि इस स्टैंडर्ड को कंप्लीट करके आइएगा। कोई अगर डाउट्स आपके पिछले एएस के कुछ है वो लिख के रख लीजिए, जब जब टाइम मिलेगा मैं आपको कंप्लीट कराता रहूंगा, ठीक है ना। तो इसके एमसीक्यूज भी कर लेना और इस एएस को कंप्लीट कर लेना। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय, लव यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।